अगर कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में गई तो मैं और आप बैठ के बात भी नहीं कर रहे होंगे, अब वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा बात करने का। कोई सवाल भी डर के मारे नहीं पूछेगा, आप पूछोगे आपको पॉडकास्ट बंद करा देंगे सीधे कांग्रेस ही आकर के। कोर्ट वोट से डरती बीजेपी, ये कांग्रेस वाले नहीं डरते किसी कोर्ट कचहरी से। अनुज धर, ऑथर, रिसर्चर और मिशन नेताजी के फाउंडर, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री को सुलझाने को अपना मिशन बनाया और ऑफिशियल कहानियों को चैलेंज करते हुए देश को असली सच दिखाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी। साल 2015 में एक बहुत बड़ी घटना घटी और उस घटना की वजह से ही ये नेताजी सडनली मीडिया में गाना बहुत मशहूर हो गए। सुभाष बोस इस देश में, भारत में आखिरी बार 1940 में देखे गए थे, 1940 में देखे गए थे। एक आयरिश हिस्टोरियन ने खबर निकाली कि इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड निकले और मालूम चला कि जब सुभाष बोस यहाँ भारत से निकले हैं तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को हुक्म दिया कि आप इसको मार दो साथ। तो ये क्या मिस्ट्री थी? मतलब बोला जाता है कि विमान हादसा हो गया था, बट ये इंडिया से भाग के फिर चले गए थे, हिटलर से मिले थे, हिटलर ने मना कर दिया कि वो इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं करा उसने। सुभाष बोस टोक्यो जा रहे थे और लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश और ये स्टोरी जापान ने पब्लिक को अनाउंस कर दी। तो जो इंक्वायरियाँ हुई हैं वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, भारत सरकार ने उनको छुपाया हमेशा से। आज अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी की फाइल क्यों नहीं खोल रही थी? बेसिकली कोई चाहता नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस वापस यहाँ पे आए और देश के प्रधानमंत्री बने और देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। तो नेताजी प्लेन क्रैश में तो नहीं मरे, ये तो हमें साफ दिख रहा है। अगर नेताजी का ऐसा कोई मिशन था क्या जिसको मतलब गवर्नमेंट ने छुपाया, मतलब दिखाया नहीं बार में कि ये मिशन था इन लोगों का? जानबूझ करके हमारे जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए जानबूझ करके अंग्रेजों ने हमको 15 अगस्त 47 को याद करा और हमने मान भी लिया। हम लोगों ने गांधी जी के चेहरे पर CIA को 1964 में ये इनपुट मिलता है कि सुभाष बोस जीवित में और भारत में। अगर 64 में CIA को ये इनपुट मिल रहे हैं या वो रिपोर्टें जनरेट कर रहे हैं नेताजी के जिंदा होने की, आपको लगता है कि IB और रॉ को नहीं पता होगा? पता ही होगा 100%। जिस देश में और खासकर हमारे देश में जो हिंदू कम्युनिटी है उसको हिस्ट्री की कोई ज़्यादा समझ नहीं है, लोग चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। धरने बनने से गवर्नमेंट को फर्क नहीं होगा। जब तक गवर्नमेंट को धमकी नहीं आप टकाओगे, कोई ना कोई थ्रेट नहीं आ जाएगा, वायलेंस नहीं होगा, वो नहीं सुने की बात आपकी। बेसिक प्रॉब्लम हमारी सेटल नहीं हो रही है। दिल्ली में जमुना नदी गंदी है, सड़कों में बुरी हालत हो रखी है, आधे से ज्यादा लोग आपके भूखे बैठे हुए हैं, 2-2 हज़ार रुपए की आप घूस खिला रहे हो औरतों को वोट देने के लिए। कौन सी दुनिया में शांति आप लेकर के आओगे? आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता हो जो एकदम बवाल खड़ा कर सकती है, जो अच्छी बात हो, खतरनाक हो? This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. अनुज सर, अभिषेक आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो बेबाक बोल सकते हैं, जिनकी आवाज़ में दम होता है और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले 4 लाइनें हैं मेरे पास, हाँ जी, वहाँ से शुरुआत करेंगे। आपका स्टाइल अलग हो सकता है, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है। बात बिल्कुल जी, हाँ। रहस्य के साए में छुपा है वो सूरज था, जिसकी रोशनी से डरता हर दुश्मन था। सुभाष की गूंज आज भी हवा में है, वो लौ नहीं जो बुझ जाए चंद पलों में है। गवर्नमेंट बहुत सारे क्लेम करती है, बहुत सारी चीज़ें बताती है कि उसकी डेथ मिस्ट्री इस तरह से हुई, पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। श्रीदेवी जी की भी बात करो, सुशांत सिंह राजपूत की बात करो, सुभाष चंद्र बोस की बात करो, तो इतनी सारी मिस्ट्रीज है सर। सबसे खतरनाक मिस्ट्री कौन सी है और क्यों है? कुछ लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि मैं तो फिल्मों वालों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं, लेकिन हाँ। ये कि सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे देश दुनिया में होता क्या है कि जब भी कोई बहुत, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की आपने बात करी कि बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग एक्टर था, यंग लड़का, सडनली डेथ हो जाए किसी की, राइट। तो सडन डेथ श्रीदेवी की बहुत अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि एकदम से वो नहाते नहाते नक्षत्र की बात में गिर गई थी, जो भी। तो जब भी किसी की डेथ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है और लोगों को डाउट होता है, नॉर्मल घरों में होता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर को हो जाए और किसी का या मर्डर हो जाए, सेंसेशन हो जाए, तो ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि आप उसको क्वेश्चन करो कि भाई क्या है, क्या कारण है, क्यों हुआ। और तो नॉर्मली आप ये देखेंगे कि दुनिया भर में, ना केवल भारत में, जो बड़े बड़े आइकन्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, और जैसे पॉलिटिक्स में हमारे शास्त्री जी की केस है बहुत, या ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, दीनदयाल उपाध्याय का, इवन राममनोहर लोहिया के बारे में लोग बोलते हैं कि उनकी ललित नारायण मिश्रा भी हुए। ललित नारायण मिश्रा जी जो मिनिस्टर थे कैबिनेट, उनका, और बहुत लोग ऐसे तो हर डेथ में, राजीव गांधी जी के बारे में तो भारत सरकार ने खुल्लम खुल्ला थोड़ियाँ फ्लोट करी उनके बारे में। तो वो ऐसे जितनी भी कंट्रोवर्सीज, ऐसे बड़े लोग, एक ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र प्रधानमंत्री मिसिंग हो गया था, मिला नहीं आज तक, वो समुद्र में गया, वापस कभी नहीं आया, लोगों ने बोला कि चाइनीज उठा के ले गए, वट। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया में 2 कंट्रोवर्सी ऐसी हैं
जो इन सबसे ऊपर हैं, और वो कारण ये है कि बाकी सब केसेस में थोड़ी बहुत बात होती है और दब जाती है। कोई इंक्वायरी होती है, एक होती है, कहानी खत्म हो जाती है, लोग अपना टाइम के साथ में भूल जाते हैं या फिर उसको बैक बर्नर पे ले आते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसे दो अनोखे केस हैं जहाँ पे सरकार सरकारें जो मर्जी बोलें, लेकिन वहाँ की जनता उस बात को मानने को राजी नहीं है, और वो है अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन, जो उनका 1963 में जो अमेरिका में जो उस ज़माने के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, बहुत मशहूर राष्ट्रपति थे। और भारत के अंदर भी हम उनका नाम, हम बचपन में छोटे थे तो उनका नाम लिया जाता था यहाँ पे। लिंकन का नाम, वॉशिंगटन का नाम, कैनेडी। कैनेडी प्रो भारत थे, इंडिया में पहले भी आते थे, उनके बाद में भी उनके जो उनके छोटे भाई जो, क्योंकि पूरा खानदान पॉलिटिक्स में है तो वो प्रो भारत माने जाते थे। हमारे रिश्ते भी उनके साथ में अच्छे थे उस ज़माने में। तो कैनेडी साहब को सन 63 में उनकी हत्या हुई है डैलस में, अमेरिका में। तो वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी अमेरिका में शुरू हुई कि उनको जो ऑफिशियल वर्जन है उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा वहाँ पे। तो जस्टिस वॉरेन जो थे अमेरिका के सिटिंग चीफ जस्टिस थे, वो और उनके साथ में टॉप लेवल के लोग, फॉर्मर डायरेक्टर सीआईए वगैरह, वो सब बैठ करके उन्होंने इंक्वायरी करी। तो उन्होंने ये बोला कि एक लोन गनमैन थ्योरी जो अमेरिका में बोला जाता है कि एक ऑसवाल्ड हार्वी नाम का कोई आदमी था, ली ऑसवाल्ड हार्वी, उस आदमी ने, कोई पागल था, उसने गोली मार दी ऊपर से खड़े होकर के। ऐसे ही। हाँ, कोई मोटिव वो ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया कि वो पसंद नहीं करता था, कुछ शायद था, वो डिफेक्टर था, रशिया भी चला गया था बीच में पहले, जो भी है था, लेकिन लोग उसको पिन पॉइंट करते हैं कि ऑसवाल्ड हार्वी ने विदाउट किसी की सपोर्ट के उसने मार दिया। तो वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका में ऑफिशियल थ्योरी मानी जाती है, वारन कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा गया। लेकिन पता नहीं क्या बात थी अमेरिका में, वो दिन है और आज का दिन है कि अमेरिका में लोग उस थ्योरी को नहीं मानते। जनता नहीं मानती, उनको मजबूरियाँ, बार-बार केस खोलना पड़ता है। इनफैक्ट उसकी तो उन्होंने कब्रें खोद दी एक दो बार, उसकी बॉडी को निकाला उन्होंने, बोला जी ऑसवाल्ड की बॉडी भी नहीं है कब्र में, तो वो भी खोद दिया उन लोगों ने। तो वहाँ एक के बाद एक इतने साल हो गए, इतने लोग वहाँ पे खुल्लम-खुल्ला बातें करते हैं, और आज के दिन में जहाँ आप और मैं बैठ के ये बात कर रहे हैं, आज के दिन में फिर अमेरिका में वो केस बहुत पॉपुलर हो गया है। उसका होने का कारण ये था कि कैनेडी को लेकर के एक बहुत बड़ी चीज़ घटी जिसका हमने बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि हमारा केस नहीं था जी वाला, जो मेरा मानना है कि वो इवन कैनेडी वाले केस से खतरनाक है, हमारे हमारे हिसाब से। लेकिन ये 2 बड़े अनोखे केस हैं कि जैसे अमेरिका में कैनेडी की जो गवर्नमेंट थ्योरी बताती है, उसे वहाँ की जनता नहीं मानती, वही हाल सुभाष बोस का है कि गवर्नमेंट जो बोलती रहे, पब्लिक उसको नहीं मानती। यहीं पे थोड़ा-सा बताओ ना सर, क्यों नहीं मानती? मतलब आपने कोई जैसे आइडेंटिफ़ाई मैं करी उस आप? पे आऊँगा, ले पहले हाँ। अमेरिका वाली कहानी में ये जानना ज़रूरी है कि आजकल जो हो रहा है, बिकॉज़ मेरा मानना है कि उसका लिंक हमारे केस से भी फ्यूचर में होगा, क्योंकि पहले भी रह चुका है, क्योंकि हमने उससे कुछ काफ़ी सीखा है। मैंने और मेरे दोस्तों ने जो इस पूरे केस में काम कर रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका में ये कैनेडी का मुद्दा फिर से पॉलिटिकली वोलेटाइल हो चुका है। ओके। जो अब हमारे उस पे अभी आप जाएँगे तो आपको पॉडकास्ट भी दिखा दिए जाएँगे वहाँ पे। हुआ ये था कि उसके कैनेडी का एक भतीजा जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में आया, उसने बातचीत की, बोली कि मेरे ताऊ जी को मारा था इन्होंने, फिर उनके फादर को भी मार दिया था, जो कैनेडी का छोटा भाई है उसका भी मर्डर हुआ था बाद में। तो ये वहाँ पे एक बवाल मचा और कुछ फाइलें वहाँ पर हैं। हुआ ये था कि एक बहुत अच्छी फ़िल्म है, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग फ़िल्म को देखें। 1992 में एक फ़िल्म आई थी ऑलिवर स्टोन की, जेएफके। तो वो फ़िल्म में ये दिखाया गया कि एक पूरी डिपिक्शन दिया गया कि अमेरिका में कैनेडी के बारे में ये ऑफ़िशियल वर्ज़न है। लेकिन उस फ़िल्म में दिखाया कि उसको कैनेडी को मारने में अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर के लोगों का हाथ था, सीआईए का हाथ था। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी को उस फ़िल्म में डिपिक्ट किया गया और बड़ी अच्छी फ़िल्म है वो करके। वो फ़िल्म अमेरिका में बवाल, और फ़िल्म के आखिर में उन्होंने मेंशन किया कि उसको लेकर के कैनेडी को के मरे हुए को लेकर के दुनिया भर के सीक्रेट रिकॉर्ड अमेरिकन गवर्नमेंट के पास में पड़े हुए हैं। तो जब ये फ़िल्म अमेरिका में 1991-92 में आई है, बवाल मच गया वहाँ पे। अमेरिकन कांग्रेस ने एक लॉ पास किया कि कैनेडी के असोसिएशन से जुड़े हुए उसके जो उसको मारा है, उसके सारे रिकॉर्ड इंटेलिजेंस के वो सब बाहर निकल के आ जाएँगे जितने हैं करके। तो वो उसमें कुछ हज़ार डॉक्यूमेंट रह गए हैं जो नहीं निकले हैं। उसको लेकर के पिछले कुछ सालों से अमेरिका में फिर से बवाल मचा हुआ है, और ख़ासकर जब जब पॉडकास्ट का, क्योंकि जो न्यू मीडिया में लोग खुल के बातें कर रहे हैं। राइट। तो उन्होंने, जब ट्रम्प साहब राष्ट्रपति पहले थे तो लोगों ने उनसे पूछा, उसने कहा जी मैं पब्लिक कर दूँगा, लेकिन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ये केस उठा तो उन्होंने हम लोगों को, इन्होंने कई पॉडकास्ट से उनको घेर दिया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में खुल के बात कराई जाती है, वो लोग सवाल उल्लम खुल्ला पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के अंदर भी कल को ऐसा कोई होगा, पॉडकास्ट करेगा, आपके सामने प्रधानमंत्री बैठे हैं, आपके सामने गृह मंत्री बैठे हैं, आप खुल्लम खुल्ला सुभाष बोस का सवाल पूछिए उनसे, साहब फाइलें कब निकालोगे आप लोग? तो उस तरीके से अमेरिका में उन्होंने उन्होंने ये जो बातें उन्होंने करनी शुरू करी, तो उनके बारे में तो अभी जो लेटेस्ट पोजीशन ये है कि वहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट दिया ट्रम्प साहब ने इलेक्शन से पहले कि इस बार मैं फाइलें खोल दूँगा, लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इस बार मैं निकाल दूँगा। और अभी वहाँ पे, अभी जैसे हमारी बातचीत हो रही है तो वहाँ पे वो कहते हैं प्रोसेस में शुरू हो गया, उन्होंने आते ही एक लॉ पास कर दिया कि जो कैनेडी की बची हुई फाइलें हैं वो बाहर निकलेंगी। तो मेरा मानना है कि जिस दिन वो फाइलें बाहर निकलेंगी, पूरी दुनिया में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, थोड़ा असर हमारे पे भी आएगा। हमारे का मतलब ये है कि हमने ये चीज़ को पिकअप किया कि नेताजी वाले केस में जो हम सुभाष बोस की जो, जैसे मेरा मानना है कि कैनेडी और सुभाष बोस केस दुनिया में अनोखे हैं।
कि जहाँ सरकारें लगातार ये बोलती आई हैं लेकिन पब्लिक नहीं मानती। और हमारा केस तो बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा उनसे मैं मानूँगा बड़ा है कि 63 तो बहुत रीसेंट है अगर आप कंपेयर करेंगे। सुभाष बोस की डेथ हुई है 1945 में। सुभाष बोस इस देश में भारत में आखिरी बार 1940 में देखे गए थे, 1940 में। देखे गए थे। हाँ, 40 के बाद तो फिर वो जेल में चले गए, 41 में वो निकल गए यहाँ से। तो आदमी 1940 के बाद में इस देश में नहीं रहा है, ठीक है? 45 में उसकी कहता डेथ हो गई है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं, आज के दिन में हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों को कोविड भूल चुका है यहाँ पे। राइट। आज कोविड की लोगों को याद नहीं है, अब कह रहे हैं साहब इकॉनमी खराब हो रही है, ये भूल गए कि अभी 2 साल पहले अपने घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं हो रहा था। लोगों को कोविड याद नहीं, लोगों को मनमोहन सिंह भूल गए। पीछे की तो बात भूल जाइए कि नरसिम्हा राव और अटल जी क्या थे, अभी लोगों को तो मनमोहन सिंह का टाइम भूल गया। सब तो भूल चुके जिस हैं। देश में और खासकर हमारे देश में जो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है इन जनरल, उसको हिस्ट्री की कोई ज़्यादा समझ नहीं है, लोग चीज़ों को याद नहीं रखते। तो इतना जहाँ लोगों में भूलने की आदत है और इतनी बड़ी-बड़ी ट्रेजेडियाँ इस देश में हुई हैं, ये आपको पता है कि हमारे पंजाब में और इधर बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था, तो वहाँ 10 लाख के आस-पास लोग मारे गए। तो बड़ी बुत से मारे गए थे, मतलब उसको तो हम बता सकते नहीं, आजकल लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को मारा गया था। 1948 से कहा जाते लोग उसको भूल चुके थे। तो यहाँ लोगों को याद नहीं रहता, लोग भूल जाते हैं। उस देश में आज के दिन में 1945 में एक आदमी मर जाता है। उसकी डेथ को लेकर के कंट्रोवर्सी है, उसको देश को लेकर के पॉडकास्ट हो रहे हैं, उसको लेकर के मैं और मेरा दोस्त आके हम लोग लेक्चर दे रहे हैं। मैं आईआईटीज़ में जा रहा हूँ, मैं आईआईएम में गया बैंगलोर में, मैं विदेश में जा रहा हूँ, अलग-अलग कंट्रीज़ में पूरे अमेरिका में गया। और ज़्यादातर यंग लड़के-लड़कियाँ बैठ के उसको घंटों-घंटों सुनने को तैयार हो रहे हैं। तो ये बड़ा अजीबो-गरीब केस है, ऐसा केस दुनिया में तो कहीं होगा नहीं ना। बिल्कुल सही बात है। मैं भी आपसे ये बात सब कोशिश करूँगा पूछने की कि ऐसा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? ऐसा क्यों करना चाह रहे हो आप? लोग क्यों सुन रहे हैं? क्या दिक्कत हो गई है? हाँ, क्या करना चाहते थे कि लोगों में नेताजी? इतना इंटरेस्ट है, इतने-इतने घंटे बैठ कर के मतलब इस पे और पूरा आपको बैठ कर के उस देश में जहाँ लोगों को याद आता है, तो कुछ ना कुछ है। तो केनेडी वाले केस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केनेडी से बड़ा केस है, क्योंकि केनेडी में इतना ज़्यादा धमाल ही जितना धमाल इसमें। और मेरा मानना है कि केनेडी वाले केस में अभी एविडेंस इतना क्लियर नहीं है, बट इस वाले केस में एविडेंस क्लियर है। तो कहानी ये जो निकल के जो मोटा-मोटा ये आ रही है कि जो हम आजकल, आपने जो पूछा कि मैं कैसे घुसा या मेरा क्या इसमें उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है। मेरे बारे में कुछ लोग अजीब-अजीब सी बातें करते रहते हैं। जैसे एक आप कलकत्ता में एक अखबार निकलता है गणशक्ति, वो कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है। हाँ, तो उसमें उन्होंने मुझे आरएसएस का एजेंट डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसा कर तो दिया। कई लोग बोलते हैं, हम बोलो हिंदुत्व का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। और मैं खुद संघ मुख्यालय में गया था, तो उनको मैंने कहा था कि भई वो मुझे एजेंट बता दिया, मेरे को एजेंट मुझे बनने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बड़ी खुशी-खुशी बन जाऊँगा। थोड़ा पैसा-वैसा मुझे मिल जाए तो मैं गरीब आदमी हूँ, तो मेरा काम चल सही जाएगा। बात है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, इतनी बड़ी संस्था का एजेंट हमने बना दिया। तो ऐसे लोग अजीब-अजीब बातें करते हैं, लेकिन इस पूरे केस में मेरा आना एक्सीडेंटल था। तो मैं कोई सोच समझ करके या कोई कि मैं कोई नेताजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मेरे कई जानने वाले नेताजी के भक्त हैं। वो नेताजी की बचपन से किताबें पढ़ते थे, उनका जन्मदिन मनाते थे, उनके बारे में। तो मेरा उसको ऐसा बैकग्राउंड उस सेंस में नहीं है। मैं एक पत्रकार था जिसको, हाँ, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल आदमी हूँ, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपके जैसा, मेरे जैसा, जितने लोग बैठे हैं सारे, हम सभी लोग अपने देश के जो हमारे बड़े-बड़े आइकन हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं अक्रॉस द बोर्ड। हम लोग भगत सिंह की रिस्पेक्ट करते हैं, शिवाजी की करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की करते हैं, सबकी करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में नॉर्मली अब अच्छा फीलिंग लेके चलते हैं। तो वैसे ही जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे दिमाग में पंडित जी, गांधी जी, सुभाष बोस, पटेल, सबके बारे में एक नॉर्मल जो पॉजिटिव फीलिंग जो हमें पढ़ाया जाता था, जो स्कूल में सिखाया था, हमारे दिमाग। उसके अलावा मैं कोई मतलब मेरा इस पूरे केस में आना एक एक्सीडेंट था कि एक मैं पत्रकार के तौर पे काम कर रहा था और उन साल 2001 में जस्टिस मुखर्जी कमीशन काम कर रहा था। सुभाष बोस की डेथ पे इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ था। तो वहाँ पर मैं हिंदुस्तान टाइम्स में जब नौकरी कर रहा था, ये ज़माना इंटरनेट का एज शुरुआत होने का था। अभी की जनरेशन को शायद समझ नहीं आ पाएगा कि इंटरनेट का क्या हालत थी 2001 में। राइट। तो उस ज़माने में एकदम से इंटरनेट आया, तो सडनली आप प्रिंट मीडिया से आप ब्रेक फ्री हो गए थे। कि प्रिंट मीडिया में आपकी ये प्रॉब्लम थी कि आप जो लिखेंगे स्टोरी अखबार में वो 200-300 वर्ड की हो सकती है। अगर आप मैगज़ीन में हैं तो आप 700-800 वर्ड पे जा सकते हैं। लेकिन कम से कम इंटरनेट में ये एडवांटेज हो गई कि आप जितना चाहे लिख सकते हैं, उसकी कोई टेक्स्ट की कोई लिमिटेशन नहीं थी। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। और फ़ोटोएँ डाल सकते हैं। उससे ऊपर बैंडविड्थ वहाँ पे नहीं थी, तो वो आप वीडियो का फॉर्मेट उस टाइम पे नहीं था, लेकिन कम से तो किसी के दिमाग में मेरे ऑफ़िस में आया कि इसको ना नेताजी की डेथ पे इंक्वायरी करते। तो वहाँ से मेरा इसमें केस में कोई सोच समझ करके कि कोई आरएसएस ने मेरे को डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कहानी है। मैं बिल्कुल सब सीधा सपाट, अगर मेरा बैकग्राउंड कल को कोई केस कर देगा तो फँसेगा। हाँ। क्योंकि मेरा बड़ा क्लीन मेरा बैकग्राउंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करी है। मैं कोई टैबलॉइड में नौकरी नहीं करता, मेरा कोई लिंक किसी के साथ में नहीं है। मैं एक पत्रकार के तौर पे मैंने एक इंक्वायरी करी और
उसी के तौर पे मैंने जो भी पता लगाया मोटा-मोटा मेरे को 2001 में पता चल चुका था। उसको ही मैं आगे एलॉबरेट कर रहा हूँ। उसी में मुझे नई-नई फाइंडिंग मिलती जाती हैं, नई-नई बातें मिल रही हैं, लेकिन तो क्या मिस्ट्री थी एक्चुअली ये? मतलब नेताजी की अगर बात करें तो उनकी जो डेथ मिस्ट्री बोली गई है, तो ये क्या मिस्ट्री थी? मतलब बोला जाता है कि विमान हादसा हो गया था, बट ये इंडिया से भाग के फिर चले गए थे, हिटलर से मिले थे, हिटलर ने मना कर दिया कि वो इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं करा उसने। क्या केस था? थोड़ा आप उसको हिटलर एलाबोरेट ने करोगे सपोर्ट तो किया है। था। मैं हिटलर ने ऐसा सपोर्ट किया वैसे हिटलर अगर उनको वहाँ उनको संरक्षण दिया, उनको बचाया, उनको भारत यहाँ भेजा, साउथ ईस्ट भेजा, तो उसने 50 जीवन में गलत काम किए हों, लेकिन उसने अच्छे काम भी किए हैं। तो हमारे लिए एक अच्छा काम किया, उसने बचाया उनको। हिटलर ने बिल्कुल सपोर्ट किया उनका, जितना पॉसिबल था। देखिए, सुभाष बोस की डेथ को मिस्ट्री को लेके आज जो माहौल बना है देश में, तो अ, होता क्या है कि मैंने साल 2004 में अपनी पहली किताब लिखी थी। वो 5वीं वो किताब आ गई थी। और तो वो किताब में मैंने एक नैरेटिव सेट किया, वो आज का मेनस्ट्रीम नैरेटिव है। जो लोग मुझे गाली देता है, वो भी इसी नैरेटिव में बात करता है कि सुभाष बोस की डेथ को लेके 3 मिस्ट्रियाँ हैं, हाँ। 3 थ्योरियाँ हैं कि वो एक गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वर्जन है कि वो प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान ताइवान के अंदर, ताइपे शहर में, सुभाष बोस की उसमें डेथ हो गई सेकेंड राइट। वर्ल्ड वॉर के बाद में। दूसरी थ्योरी जो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि साहब नेताजी तो नहीं मरे कहीं प्लेन क्रैश में, वो रूस में थे, रशिया में, और उनको स्टालिन ने उनको मरवा दिया और पंडित जी ने मरवाया उनको, वो पंडित जी का नाम उसमें घसीटते हैं। और तीसरी थ्योरी है गुमनामी बाबा की, कोई यूपी के अंदर कोई फैज़ाबाद में कोई गुमनामी बाबा नाम का कोई साधु महात्मा मरा, वो सुभाष चंद्र बोस था। तो ये जो कंस्ट्रक्ट है, ये जो मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस हैं, ये मैंने सेट किए थे। मेरे से पहले अगर आप जाओगे 2005 से पहले, तो हर एक आदमी अलग-अलग बातें, अलग-अलग थ्योरियाँ फ्लोट करते थे। तो मैंने इसको एक मैंने उसको एक फ्रेमवर्क दिया। तो आज जो स्ट्रक्चर है इसका डिस्कशन का, इवन जो मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाए हैं, तो वो भी मेरे स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। उनके पास भी अपनी ओरिजिनल चीज़ नहीं है कुछ करने के लिए। माल मेरा ही निकालोगे बेटा। तो क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है कि ये 3 थ्योरी हैं। अब आपको इन थ्योरी में से एविडेंस देखना है कि एविडेंस किसमें है। तो मेरा अप्रोच वो है सिंपल सी। तो अभी क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं कर रही इस चीज़ में? कहानी अगर आप अभी के हिसाब से करेंगे, तो साल 2015 में एक बहुत बड़ी घटना घटी और उस घटना की वजह से ही ये नेताजी सडनली मीडिया में वगैरह बहुत मशहूर हो गए। तभी ये मेरे डिस्कशन पॉडकास्ट हो रहे हैं, नहीं तो पहले कोई पूछता भी था इन चीज़ों को। और वो घटना ये घटी थी कि पूरे मीडिया में खबर आई थी बहुत ज़बरदस्त, और वो उसको लेकर के प्राइम टाइम में डिस्कशन सब जगह हुई थी, सारे चैनल्स में। उस टाइम तो ये हमारा न्यू मीडिया जो पॉडकास्ट इतना नहीं चला था, लेकिन मेनस्ट्रीम टीवी बहुत चलते थे 15 में। तो उसमें ये था कि खबर आई थी कि सुभाष चंद्र बोस पे जासूसी चल रही थी, उनके उनके फैमिली पे, उनके घरवालों पे और बाकी लोगों पे। तो ये जो कहानी है कि कोई इंटेलिजेंस की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की अप्रूवल से, उनके हिसाब से नेताजी और उनसे जुड़े लोगों के ऊपर जासूसी करो, ये कहानी मेरे ही थ्रू निकली थी। तो मैंने ही निकाल करके वो हमने मीडिया में डलवाया, मेरे दोस्तों ने मैंने मिल करके, जो मेरे से ग्रुप काम कर रहे हैं। तो वो आने के बाद जब पूरे देश में बवाल मचा, तो उसके 2 रिज़ल्ट निकले कि पहले अपनी जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की, उन्होंने अपनी कोई 64 फाइलें इंटेलिजेंस की रिलीज़ कर दी। पहले वो हमको देने को राज़ी नहीं हो रहे थे वो लोग, आरटीआई के थ्रू। आरटीआई लगाई आपने? मैं आरटीआई पे मैं आपको बताऊँगा, लंबी चौड़ी कहानी। तो ये पहले इस पे चलते हैं कि गवर्नमेंट का व्यू आपने मुझसे पूछा, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? तो मैं आपको ट्राइंग टू बी वेरी क्लोज़ टू द रीसेंट ईयर्स, नहीं तो ये पुरानी बहुत कहानी हो जाती है। तो उन्होंने उन्होंने 64 फाइल जो उन्होंने रिलीज़ करी, और रिलीज़ करके उन्होंने बोला कि हमको लगता नहीं कि मरे प्लेन क्रैश। तो ये ममता बनर्जी जो पहली बार बंगाल के किसी मुख्यमंत्री ने खुल्लम-खुल्ला ये स्टेटमेंट दिया ऑफ़िशियली। और शी इज़ अ वेरी सीनियर लीडर, पहले मिनिस्टर थी कैबिनेट में, तो वो छोटी-मोटी लीडर तो है नहीं। देश के बड़े नेताओं में उनका नाम आता है। तो उसके बाद में फिर द सितंबर 2015 में ये पूरे टीवी चैनल में दिखा कि नेताजी का परिवार और कुछ और रिसर्चर्स, मैं और मेरा दोस्त, जो मिशन नेताजी नामक ग्रुप हमारा है, मैं, चंद्रचूड़, सायंतन विशाल, श्रीजीत पणेकर, हम सब और बाकी और लोग हमारे दोस्त और जनरल जीडी बख्शी वगैरह ये सब, तो हम लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिले। और मोदी जी ने उस साल में 15 के सितंबर-अक्टूबर में ये स्टेटमेंट दी। पूरे टीवी में दिखाया था, ये लाइव टेलीकास्ट था, सारे चैनल वाले हमारे पीछे भागे थे उस टाइम पे, कि मैं नेताजी की जितनी फाइलें हैं, मैं रिलीज़ कर दूँगा, ठीक? तो साल 2016 में जनवरी के महीने में एक फंक्शन हुआ, अगेन सारा मीडिया बवाल मच गया उसमें, नेशनल आर्काइव में, तो वहाँ मैं मौजूद था अंदर। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि हम 100 फाइलें आज निकाल रहे हैं, हम ऐसे फाइल निकालेंगे। तो 16 में प्रधानमंत्री ने 100 फाइलें रिलीज़ कर दी, मोदी जी ने। उसके बाद में
आने वाले हर महीने में 2-2 25 फाइल, 50 फाइल करते भारत सरकार ने कोई 304 फाइलें सुभाष बोस से जुड़ी हुई, उनकी डेथ से जुड़ी हुई वो फाइलें पब्लिक कर दी। ठीक है? ओके। मोदी जी ने। तो वो जो फाइलें पब्लिक हुई हैं तो उसके बाद में एक पूरे देश में एक कुछ समय बाद में एक नया नैरेटिव शुरू हो गया कि मीडिया में लोगों ने स्टोरी प्लांट करनी शुरू कर दी या बोलना शुरू कर दिया फाइलें पढ़ करके कि लोग तो कहते थे कि नेताजी की डेथ नहीं हुई प्लेन क्रैश में, जो गवर्नमेंट का वर्जन है, और ये लोग डिमांड करते थे और इन लोगों ने ही मोदी को बोल के फाइलें निकाली हैं। आज जो फाइलें पब्लिक में आ गई हैं, उसमें तो यही लिखा है कि मर गए प्लेन क्रैश के अंदर। तो ये कहानी प्रूव हो गई है करके। तो जब ये कहानी निकली करके तो उसके बाद में साल 2017 में किसी बंदों ने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई हमारे जानने ने। तो उसमें सरकार से पूछा भी तुम्हारा ये स्टैंड क्या है? तो उन्होंने बोला नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई। ये सरकार ने आरटीआई में आंसर दिया। इस पे कंट्रोवर्सी हुई। जब इस पे कंट्रोवर्सी हुई तो बवाल मचा तो सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो हम कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है ताइवान में साल 1945 में, ये स्टैंड पिछली कांग्रेस की सरकार ने लिया था साल 2006 में कैबिनेट में। ये उन्होंने बताया था सब कुछ। हाँ, मतलब और उन्होंने हम पहले ही हाँ, डिसाइड कर दिया था। हाँ, तो ये साल 2006 में पिछली सरकार ने मतलब भारत सरकार ने, लेकिन उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया था। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये डेथ हो गई है। ये बोल के उन्होंने बोला कि हम नए इनपुट के लिए रेडी रहेंगे। हाँ। इस सरकार ने ये बोला। तो बेसिकली आज के दिन में सरकार है, भारत सरकार का व्यू ये है कि अभी हमारा मानना है कि वो प्लेन क्रैश में मरे थे, लेकिन कोई भी अगर नया इनपुट आता है तो हम इसको देखेंगे। तो दैट मीन्स दे हैव एन ओपन माइंड राइट। ऑन दिस इश्यू। सो दैट इज़ द ऑफिशियल वर्जन, जो भारत सरकार का ऑफिशियल वर्जन है कि सुभाष बोस की डेथ एक प्लेन क्रैश में हो गई है। तो ये सरकारी वर्जन, जैसे अमेरिका में है कि वो ऑसवाल्ड आर्वी ने मारा अकेले ने, वैसे यहाँ पे भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है, और जो ऑफिशियल स्टैंड होता है उसी को खासकर हिस्टोरियन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं। मुलाजिम अगर डायरेक्टली नहीं भी हों क्योंकि उनको नौकरियाँ चाहिए होती हैं, उनको गवर्नमेंट के जुगाड़ से उनको फॉरेन कंट्री जाना होता है, तो गवर्नमेंट की नैरेटिव को वो क्वेश्चन नहीं करते हैं ज़्यादातर हिस्टोरियन। कर ही नहीं सकते वो ना। नहीं कर सकते, नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मेरे प्रोफेसरी की नौकरी है मेरी, और मैं अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँगा तो मेरा मेरा पानी धंधा पानी बंद करेंगे वो लोग। राइट। और अगर उनके फ़ेवर में बोलूँगा तो मेरे को घुमाएँगे दुनिया में, अमेरिका में ले जाएँगे, वहाँ ले जाएँगे। तो हिस्टोरियन जो है गवर्नमेंट की तूती बजाते हैं। तो हिस्टोरियन जो बहुत लोग का ये बोलना है कि हिस्टोरियन जो होते हैं वो हिस्टोरियन सब पॉलिटिकल एनिमल होते हैं, वो अपने हिसाब से को जो कन्वीनिएंट होता है वो बोल जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा, बिल्कुल, मतलब बस वो बात या खत्म। तो इसके खिलाफ में जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, इस कम से कम आज के दिन में ये फ़ायदा हो गया कि सब लोग खुल के बात कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल आइडिया विचारधारा को सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुल के सपोर्ट करो कांग्रेस को, बीजेपी, लेकिन झूठ मत बोलो कि मैं सपोर्ट नहीं करता। राइट। पहले का जो समय था, खासकर जो हमारे मीडिया में, वहाँ पे ये दोगलापन था कि ये लोग बताते नहीं थे, वो ऐसे प्रिटेंड करते थे कि हम तो बड़े हम तो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल आप भैया आप नहीं हो, आप सपोर्ट करते हो उस पार्टी को, आप बोलो पब्लिकली, कोई गलत बात नहीं है सपोर्ट करना, देन यू डिफेंड अकॉर्डिंगली योरसेल्फ। तो इतिहासकार ज़्यादातर सरकार की बातों को ही बताते हैं, गवर्नमेंट के वर्जन को, क्योंकि गवर्नमेंट के वर्जन को क्वेश्चन करने का मतलब अपनी नौकरी खतरे में डालना या नौकरी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अपन पहले चलते हैं ना, अगर अगर गांधी जी की बात करें, गांधी जी और सुभाष दोनों की, ये तो थे अहिंसावादी कि भैया कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये बोलो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। तो देश का जो आज़ादी हुई है वो किसकी वजह से हुई, क्या कह सकते हैं आप? ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये रूट कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम है पूरे। हाँ। इसको हम बाद में फिर रिविज़िट करेंगे, लेकिन इनिशियल जो जो हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे या जो हमको बात बताई गई, उसके हिसाब से अगर देखें तो आपको पता है कि इस देश में 2 बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ में बड़ी ज़बरदस्त। वो एक गांधी जी, और गांधी जी के ही अंदर सब लोग लड़ते थे। पटेल उनके बहुत ख़ासम-ख़ास थे, पंडित जी उनके साथ में थे। ये एक 1920s में एक नया यंग ब्रिगेड मतलब एक लॉन्च हुआ था, आप कह सकते हैं, जिसमें कि सुभाष बोस और पंडित जी उसका हिस्सा थे। और ये लोग थोड़ा-सा अलग थे उनसे, मतलब कांग्रेस के अंदर ही एक अलग विंग बना हुआ था करके, करते सुभाष का रास्ता अलग, उनको निकाल दिया गया वहाँ राइट। से कांग्रेस। तो जो सुभाष अलग हो गए और ये लोग सारे के सारे एक हो गए। तो इनका जो हम लोग जो ज़्यादातर बातें करते हैं, हम अहिंसा की और वायलेंस की बात करते हैं, लेकिन सुभाष बोस को जो निकाला गया कांग्रेस पार्टी से, उसके 3 कारण थे, 3 मोटे-मोटे और ये 3 डिफरेंस सुभाष बोस में और गांधी जी में है। पहला डिफरेंस ये है कि महात्मा गांधी जो थे, वो पूर्ण स्वराज के फ़ेवर में कभी नहीं रहे जीवन में। पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज उनको फ़ेवर में नहीं थे, वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, गांधी जी। आपको अगर पता होगा कि आज़ादी जब हमको मिली है, तो गांधी ने बोला कि मुझे यूनियन जैक चाहिए हमारे फ्लैग के अंदर, ये उसी में लिखा है। तो ये फ़र्क लोगों को जानना ज़रूरी है कि डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज क्या है। पूर्ण स्वराज मतलब अमेरिका में पूर्ण स्वराज है कि अमेरिका जब आज़ाद हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन की फ़ोर्सेस ने अंग्रेज़ों फ़ोर्सेस को मार के भगा दिया। तो अमेरिका का कोई लिंक अंग्रेज़ के साथ पे नहीं है। राइट। लेकिन जो कनाडा है, वो डोमिनियन है वो।
तो आज के दिन भी जो कनाडा जो है उसका जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ़ द स्टेट है सॉरी, हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो इंग्लैंड का राजा ही है। वहाँ गवर्नर जनरल होता है। वो गवर्नर जनरल किसका है? वो किंग चार्ल्स का है। तो कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये डोमिनियंस हैं, या कोई और छोटे-मोटे कंट्री यहाँ से निकाल लो, कोई अफ्रीका। तो गांधी जी जो थे वो हमेशा से डोमिनियन स्टेटस के फ़ेवर में थे, वो पूर्ण स्वराज के फ़ेवर में नहीं थे। नहीं थे, राइट। तो पहला लफड़ा सुभाष बोस का और गांधी का यहाँ आता है। आजकल बहुत गलत-फलत लोग मीडिया में प्रचार करते हैं, खासकर हमारी सरकार करती है, कि गांधी जी जो थे पूर्ण स्वराज के गांधी जी डोमिनियन स्टेटस में इंटरेस्टेड थे। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज में उल्टा पड़ गए, सुभाष बोस के पीछे पड़ गए थे वो लोग। तो ये गलत, झूठा प्रचार है। गांधी जी तो खुद अपने उसमें उनकी सेलेक्टेड वर्क्स में ही लिखा हुआ है कि वो यूनियन जैक के लगाने फ़ेवर में थे इंडिपेंडेंस के बाद में, कि हमारे झंडे में यूनियन जैक लगना चाहिए, आज़ाद भारत के झंडे में। तो उसका कोई मुझे बताओ उसका मतलब क्या है? तो दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सुभाष चंद्र बोस को इंडस्ट्री के बहुत फ़ेवर में था। इस देश को अगर आपने गरीबी से निकालना है तो हेवी इंडस्ट्री आपको लगानी है। बापू जो थे वो इसके फ़ेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि गाँव की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, चरखा उद्योग या जो कॉटेज इंडस्ट्री के मॉडल से चलाया जाए। तो बेसिकली हमारे देश में जो अभी मॉडल चल रहा है वो बिल्कुल महात्मा गांधी के खिलाफ में है। बापू बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के फ़ेवर में नहीं था, कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। बट आज तो यही नैरेटिव चला जा रहा है कि भैया उन्हीं को दिखाया जा रहा है, वो तो बापू को उनके ही नाम पे दिखाया जा उन्होंने रहा है। हॉस्पिटल खोल दिए, हाँ, मेडिकल हॉस्पिटल। महात्मा गांधी एलोपैथी के खिलाफ में थे। महात्मा गांधी, मैं अभी जहाज़ से मैं आया हूँ यहाँ पे आपके पास में, तो वो जहाज़ के ऊपर ही महात्मा गांधी की फ़ोटो लगा रखी है एयर इंडिया में। महात्मा गांधी जहाज़ों के खिलाफ में थे उड़ने के। वो तो जो-जो चीज़ गांधी जी ने बोली है उसके खिलाफ में उन्होंने वहाँ पे उसका नाम लगा दिया। मुझे याद है, मैंने कोई वो देखा था एडवर्टाइज़मेंट उनका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, इलाहाबाद का, बहुत साल पहले। तो जो बापू दुनिया में अहिंसा की बात करते हैं, आपने बारूद की कंपनी के आड़ में उनका फ़ोटो लगा दिया उठा करके। तो यहाँ तो बड़ा उल्टी गंगा बहाई जा रही है। तो तीसरा कारण जो सुभाष बोस का, कि वो वायलेंस का था। हुँ, तो वायलेंस के अंदर एक बड़ी क्लियर कहानी आपको मैं बता दूँ, कि गांधी जी जो थे वो किसी भी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो फ़ेवर में थे। राइट। हाँ, लेकिन अगर जापानियों को मारा जाए वो ठीक है, क्योंकि ये कभी कांग्रेस पार्टी को उसकी टेंशन कभी नहीं हुई। जब हमने एटम बम फेंका इन्होंने जापान के ऊपर, तो गांधी जी मेरे ख्याल से कुछ दिन तक कुछ बोल नहीं पाए थे। उसके बाद ही बड़ा बड़ा उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत कम क्रिटिसाइज़ किया। तो ये था कि गांधी जी और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, जमीन जापान को तो मारो, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सुभाष बोस का ये मानना था कि आपको देश को नेशनल इंटरेस्ट में आज़ाद कराना है, तो आपको हिंसा का रास्ता लेना पड़ेगा। राइट। तो इनके फ़र्क सिर्फ़ ये नहीं थे, बहुत चीज़ों में फ़र्क था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी और ये कांग्रेस के लोग ना, वो शराब नहीं मिलनी चाहिए, पूरा बिल्कुल बंद, जैसे आजकल गुजरात में पूरा बंद है। मैं फ़ेवर में, कि मैं पीता नहीं तो मुझे टेंशन नहीं है। तो लेकिन सुभाष बोस कहते थे कि नहीं, इकोनॉमी के लिए और ये आप नहीं कर सकते, तो वो उनके फ़ेवर में थे थोड़ा-सा इनडायरेक्टली। तो गांधी जी में और सुभाष बोस में एक ये जो विचारधारा का जो फ़र्क था, वो उसका एक रीज़न ये भी था कि गांधी जी की और सुभाष बोस की ऐज में बहुत फ़र्क था, 28-29 साल फ़र्क था। तो 28 साल बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है, जनरेशन गैप हो जाते हैं। तो नेताजी वाज़ मच मोर यंगर टू गांधी जी। इनफैक्ट इवन पटेल 22 साल बड़े थे उनसे, पंडित जी उनसे 9 साल बड़े थे। शुरुआत के टाइम पे पंडित जी और सुभाष बोस की थिंकिंग सेम थी। इनफैक्ट पंडित जी की थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम थी, और बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन 1938 के बाद से सुभाष बोस की और पंडित जी में आपस में क्लैश हो गया बड़ा कोई ज़बरदस्त। रीज़न उसका, कोई आई विचारधारा, म क्या मैं विचारधारा उनके से एक निकली? मैं पूरा तो समझा नहीं, मुझे पंडित जी का पर्सपेक्टिव पता नहीं, लेकिन सुभाष बोस ने जो चिट्ठियाँ लिखी अपने अपने भतीजे को, उन्होंने ये बोला कि मेरे को इसने धोखा दिया है मेरे को। तो उन्हें ही वाज़ पर्सनली वेरी अनॉयड विद हिम। राइट। अच्छा, ये नेताजी पे मतलब मतलब जो गवर्नमेंट वो इतना सर्विलेंस क्यों रखती थी? मतलब हर चीज़ में कहीं जा रहे हो तो ये सर्विलेंस रखने का कारण जो नेताजी जब यहाँ से भारत से निकले थे 1941-41 में, जो ग्रेट एस्केप हुआ था कि कलकत्ता से वो जर्मनी पहुँच जाते हैं। पहले तो वो एस्केप वाली स्टोरी बताओ ना कि एस्केप हुआ क्यों था? किस कारण से था कि एस्केप उनको में ये बाहर था जाना कि पड़ा? उसकी कहानी अगर आप जाएँगे तो कहानी ये है कि 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर होता है, उस टाइम पे सुभाष बोस चेन्नई में थे। मरीना बीच में उनका कोई भाषण चल रहा था, और सबसे बड़ा मेरे ख़्याल से मैंने सुना है कि सबसे बड़ा उनका जो गैदरिंग हुई है वहीं पे हुई है मरीना बीच पर। तो वो जब गैदरिंग में भाषण दे रहे थे, तो उसके बाद में उनको पता लगता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वो मेरे ख़्याल से जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। तब उन्होंने ये बात अपनी एक किताब उनकी आई थी फ्रीडम स्ट्रगल 1935-36 में, तो उसमें मेंशन किया उन्होंने कि इंडियन स्ट्रगल की उसमें कि ये जो कांग्रेस के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी बहुत टाइम से इंटरनल, कि जो गलती हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की है, हम सेकंड वर्ल्ड वॉर होने पे नहीं करेंगे। वो गलती क्या थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो गांधी जी को अब उस टाइम लीड में थे। सुभाष बोस वाज़ टू यंग, ही वाज़ अ टीनेजर, तो ही वाज़ नॉट इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 और 1919 के बीच में जो हुई है, उसमें अंग्रेज़ों ने हमको, हमारी लीडरशिप को ये बोला कि अभी लड़ाई शुरू हो गई है, अभी आप तंग मत करो।
और लड़ाई ख़त्म हमारे को अभी सपोर्ट करो, लड़ाई ख़त्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस कुछ देने की बात करेंगे, राइट। कंसेशन देंगे आपको। लेकिन अभी हमको तंग मत करो, हमारे को भी हमारे सिर पे भवा खतरा बैठा हुआ है कि हमारे पे ये लड़ाई चल रही है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है पूरे देश। तो उसमें गांधी जी ने खुद अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, आपको याद है उन्होंने फ़ौज में लोग रिक्रूट किए उनके नाम पे और ये करके। तो लेकिन हमें पछतावा उसका हुआ क्या कि जब लड़ाई खत्म होती है तो कंसेशन मिलना तो दूर की बात है, उन्होंने जलियांवाला बाग कर दिया 1919 के अंदर ही। तो ये सुभाष बोस ने रिकॉल करके लिखा कि कांग्रेस के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम ये गलती सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर होती तो नहीं करेंगे। उसको हम फ़ायदा उठाएँगे अपने देश के लिए, क्योंकि 1940 में 1940 का टाइम हो या 1935 का टाइम हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या था उस टाइम पे मेन? क्या था, आज़ाद होना ही था, आज़ाद मतलब होना। आज़ाद होना था मेरे को, आज़ाद हो आज़ाद जाए एक बार तो आज़ाद पहले। होना। हाँ, भारत का नेशनल इंटरेस्ट आज़ाद। मुझे अभी वो इंटरेस्ट नहीं है कि वो हिटलर क्या कर रहा है, वो यहूदी मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, वो कर रहा है, वो मेरा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि मेरा देश आज़ाद कब होगा? पहली चीज़, पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सारी और जितनी प्रॉब्लम है, जितनी भी इश्यूज़ हैं, कोई भी आप इश्यू निकाल दीजिए, वो सब सेकेंडरी थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भारत को आज़ाद होना था, ये भारत का नेशनल, और सुभाष बोस का सारा फ़ोकस उसके ऊपर था राइट। कि इंडिया को आज़ाद करना, बाकी सारी प्रॉब्लम, बाकी सब चीज़ें बाद में देखी जाएगी। तो ये उसमें थे, लेकिन उसमें फिर उन्होंने खुद लिखा कि जब लड़ाई शुरू हो गई तो गांधी जी गए यहाँ पे वायसराय के पास में और जाकर के बोला कि ये संकट की घड़ी में हम आपके साथ में हैं। तो उन्होंने वही बात जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की, तो ये तो भाई अपने ही कंट्री, तो देन ये, लेकिन तब सुभाष बोस को समझ में आया कि अगर मैं कुछ एजुटेशन करता हूँ तो ये अंग्रेज मुझे काम यहाँ करने देंगे नहीं। उन्होंने उठा के उनको जेल में डाल दिया उसी टाइम पे। राइट। तो सुभाष बोस को समझ में आ गया कि अगर वो पूरी की पूरी लड़ाई के टाइम पे ये जेल में रहेंगे तो इनको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर ये, और इनको बाहर जाना पड़ेगा, तो वो प्लानिंग उनकी कोई चल रही होगी करके, तब उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ और मैं मर जाऊँगा अगर मुझे छोड़ा नहीं गया तो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर ये मर गया तो अब पूरे देश में बवाल मचेगा, तो इसको उठा करके इसको घर में इसको नज़रबंद कर दो। तो उठा के उसको घर में नज़रबंद कर दिया करके। वहाँ से उन्होंने प्लानिंग करी, शुरू करी, और वो प्लानिंग का एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही कि प्लानिंग के बारे में हमको पूरी बातें नहीं मालूम है, क्योंकि जो-जो लोग उनको मिले थे, उनके साथ में थे, सबके अकाउंट नहीं मिले हमको, और वो सुभाष बोस ने भी कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन जो मोटा-मोटा हमको मालूम चल रहा है कि मल्टीपल लोगों को अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग स्टेट्स में ड्यूटीज़ दी गई कि आपको ये करना है। जैसे अपने भतीजे को बोला कि तू गाड़ी चला करके रात को मुझे यहाँ से यहाँ छोड़ेगा। दूसरा भतीजे को बोला कि तू मुझे वहाँ से रेलगाड़ी के स्टेशन में छोड़ कर के आएगा। ऐसे करते-करते उसमें अलग-अलग कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे युवराज सिंह क्रिकेटर हैं, उनके भी एक उनके मेरे ख़्याल से दादा थे या परदादा थे, मतलब मुझे मुझे पता है, लेकिन क्लोज़ रिलेटिव, मतलब इसी कैटेगरी में है। परदादा हैं या दादा हैं करके, उनको भी, उनका भी निरंजन सिंह तालिब उनका नाम था, और तो तालिब को भी रोल दिया कि तुमने मुझे ये हेल्प करनी है, उसने करा। तो उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी निकल के आती है कि जब सुभाष बोस यहाँ से छुप करके इधर से, उस ज़माने तो ये जहाज़ थे नहीं, तो रेलगाड़ी से गए, इधर से निकल कर के पता नहीं गोमो से कहाँ गए, मध्य प्रदेश गए होंगे, राजस्थान गए होंगे, वहाँ से वो काबुल साइड में घुस गए उस साइड पे। जब वो काबुल से रूस के बॉर्डर तक ले जाने के लिए एक भगत राम तलवार नाम के आदमी ने उनकी मदद करी। भगत राम तलवार की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगत राम तलवार जो था वो उसका एक कम्युनिस्ट था, वो करके फ्रीडम फाइटर था। उसके बड़े भाई को शायद अंग्रेज़ों ने हैंग भी कर दिया था, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविंस जो अभी पाकिस्तान में, वहाँ के रहने वाले थे लोग। तो ये भगत राम तलवार ने उनको सुभाष बोस को रशिया के बॉर्डर तक छोड़ दिया, मतलब उसकी जो ड्यूटी थी वहाँ तक करने की। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भगत राम तलवार दिल्ली में था और वो फ्रीडम फाइटर माना जाता था। उसके और कलकत्ता जाता था, लेक्चर देता था सब, कि मैंने सुभाष बोस की हेल्प करी। उसने किताब-विताब भी लिखी है मेरे ख्याल से कोई। और दिल्ली में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो फ्रीडम फाइटर के एसोसिएशन में, उसपे भी वो बहुत एक्टिव था। तो वहाँ पे उसके साथ में शाहरुख खान के डैडी भी थे। शाहरुख खान के डैडी वाज़ अ बोना फाइड फ्रीडम फाइटर। तो ये सब वहाँ पे उनको लोगों के साथ उठना-बैठना तो ये था। जब ये भगत राम तलवार की डेथ हुई है, उसके बाद हमको इसकी जो फाइल खुली है इंग्लैंड के अंदर, तब मालूम चला कि ये ये ट्रेटर था ये। जीवन भर तो ये ऐश करके चला गया फ्रीडम फाइटर, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो इसने धोखा दिया, कि पहले तो ये ठीक था, लेकिन जब सुभाष बोस को इसने रशिया भेज दिया और बाद में रशिया की लड़ाई जर्मनी से शुरू हो गई, तो कम्युनिस्टों की जो, कहते हैं ना, कम्युनिस्ट जो है ना, वो भारत के प्रति वफ़ादार नहीं है। उनकी वफ़ादारी या तो बीजिंग की तरफ को है या मार्क्सो की तरफ को है। तो वो इसने पलटा मार लिया। तो उसने क्या किया कि उसके बाद जो भी सुभाष बोस जर्मनी से जो भी सवाल, वो ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस का और इंटेलिजेंस में इसने खबरें देनी शुरू कर दी, उनका एजेंट बन गया था ये। तो जो सुभाष बोस जर्मनी से इसको इंस्ट्रक्शन भेज रहे थे कि तूने भारत में लोगों को ये बताना है, ये काम होने हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन भेजा करते थे वहाँ से। तो भगत राम तलवार अपने हैंडलर को भेजता था यहाँ ब्रिटिश इंटेलिजेंस में।
और उसका हैंडलर था पीटर फ्लेमिंग। पीटर फ्लेमिंग था यान फ्लेमिंग का बड़ा भाई। यान फ्लेमिंग ने ही जेम्स बॉन्ड नाम का कैरेक्टर क्रिएट किया है बाद में, अपने भाई को देख करके, अपने आप को देख करके और असली चीज़ों को देख करके। तो ये एक सुभाष बोस का एक जेम्स बॉन्ड से 1-2 लिंक निकला, तो उसमें से एक लिंक ये वाला है। एक और लिंक ये है जेम्स बॉन्ड का, इसी से अगर आप इसी उससे ढर्रे पे चलेंगे, कि जब वो यहाँ पे ये खबर आज से कुछ 15-20 साल पहले निकल के, कि एक आयरिश हिस्टोरियन ने खबर निकाली कि इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड निकले और मालूम चला कि जब सुभाष बोस यहाँ भारत से निकले हैं, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को हुक्म दिया कि आप इसको मार दो, इस आदमी को। अच्छा, तो यहीं से पूरी काम भारत चला की है। फ्रीडम स्ट्रगल में कभी कोई अंग्रेज़ों ने कभी गांधी जी को मारने का ऑर्डर किसी को नहीं दिया। नहीं दिया था। ना पटेल को, ना नेहरू को, किसी को भी, ठीक है? तो ये पहली बार निकला कि इतने टॉप लेवल के लीडर को मर्डर करने का, मारने का, असैसिनेशन करने का उन्होंने हुक्म दे दिया था। तो ये खबर डॉक्यूमेंट्स किसी हिस्टोरियन के हाथ लगे, आयरिश के, उसने डाला। तो ये करते-करते एक कॉलमनिस्ट मेरे को जानता था अंग्रेज़ी में, ख़्याल से वो स्ट्रेट टाइम्स का, सिंगापुर का, तो उसने मुझसे बातचीत करी, उसने भी अपना कॉलम लिखा उसके बारे में। तो उसका कॉलम में उसने ये स्टार्ट करा कि ये इस तरह से कहानी निकल के आई कि सुभाष बोस के वो मारने का ऑर्डर हुआ था। मेरा एक दोस्त है जो MI6 में काम है। MI6 जो ब्रिटिश ब्रिटिश रॉ जो है, जो जहाँ पे जेम्स बॉन्ड कहते हैं नौकरी करता है। तो MI6 जो है, तो वो उसने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है MI6 में, और उसको मैंने पूछा कि तुम लोग के पास क्या लाइसेंस टू किल होता है क्या? क्योंकि वो जेम्स बॉन्ड के पास में लाइसेंस टू किल है ना, किसी को भी मार सकता है उनके नेशनल इंटरेस्ट में। तो उसने कहा था मज़ाक है, तो फ़िल्मों में दिखाते हैं, ऐसा तो ना असली में होता है करके। तो फिर बड़ा बाद में थोड़ी-सी दारू पी के उसने मुझे बोला कि कुछ एक्सेप्शन थे, चार्ल्स डी गॉल, सुभाष चंद्र बोस वगैरह। तो ये था कि मारने का हुक्म हुआ और ये इस तरह का। तो इस तरह का ये बैकग्राउंड है नहीं कि ये तो ये न्यूक्लियर ऑर्डर्स वगैरह क्यों दिए गए? मतलब ऐसा क्या रीज़न हो गया था कि मतलब कॉमन सेंस, डेथ परसेप्शन, डेथ उनको उनको खतरा था उनसे। अगर उनको खतरा है, तुम्हारा दुश्मन है, उनको पता है ये आदमी बहुत पहले से ही, मेरे ख्याल से 1930s में लिख रहे थे फाइलों में कि इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। और वही आदमी अगर कल को निकल करके भारत से भाग करके फॉरेन कंट्री में दुश्मन के पास पहुँच जाए, जर्मनी के पास पहुँच जाए, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तो अच्छा उसको पहले मार दो। तो कोई ये डेथ परस जो किसी इतना बड़ा खतरा किसी अहिंसावादी से तो था नहीं उनको। अहिंसावादी से नहीं था? अहिंसा वाले जितने मर्ज़ी धरने करने कर लो, धरने से अंग्रेज़ों को फ़र्क क्या पड़ेगा? तो धरने वालों से अंग्रेज़ों को कोई कभी खतरा नहीं था। छोटा-मोटा ठीक है, वो थोड़ा एजिटेशन करते हैं, वो बाद में ठंडा हो जाएगा। धरने से तो आपके हमारे वो ना, वो तो अंग्रेज़ तो बहुत दूर की बात है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई खतरा नहीं है। ये हमारे मणिपुर में कौन बैठी थी, आर्यन शर्मिला, वो धरने पे 20 साल तक। हो गया कुछ? कुछ नहीं हुआ ना। ऐसे थोड़ा धरने पे तुम अभी धरने तो कलकत्ता में आरजी मेडिकल कॉलेज पे धरने पे बैठे तो क्या कुछ हो रहा है? नहीं होता जी, धरने वरने से गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। जब तक गवर्नमेंट को धमकी नहीं आप टपकाओगे, कोई ना कोई थ्रेट नहीं आ जाएगा, हाँ। वायलेंस नहीं होगा, वो नहीं सुनेगी बात आपकी। इतने लोग धरने बैठते हैं, गवर्नमेंट कहाँ पूछती है? अच्छा, नेताजी का ऐसा कोई मिशन था क्या जिसको मतलब गवर्नमेंट ने छुपाया, मतलब दिखाया नहीं बार में कि ये मिशन था इन लोगों का? नहीं, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ छुपाया, हम उस पे आएँगे चीज़ों पे, लेकिन उसमें ये कि वो ये आदमी, वो बेसिकली उनका ये जो बेसिक जो लड़ाई शुरू होती है और जो इस पूरे केस का बेसिक प्रॉब्लम अब हमारे लिए खड़ा हो पा रहा है कि यहाँ आपके 2 धड़े बन गए हैं देश के अंदर। एक धड़ा ये है जो गांधी जी का सपोर्टर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा वर्ज़न है, नेताजी का हो गया। वो है कि वो कि दुनिया में शांति हम लेकर के आएँगे। तो इनका जो एजेंडा है, गांधी जी ने ही 1939 में वॉयसराय से जब मीटिंग हुई है, तो उन्होंने ये बात बोली है वहाँ पे कि मेरे जीवन का जो एम है, वो दुनिया में शांति लेकर के आना है। तो अगर आप किसी भी दुनिया में किसी भी गांधी भक्त को पकड़ लो आप, भारत में आजकल आते हो सारे बीजेपी वाले गांधी के भक्त बने पड़े। हाँ, हाँ, सही। तो उनका जो बेसिक एम जो है, वो दुनिया में शांति लाना है। हुँ। वो इंडिया की फ्रीडम वीडम सब सेकेंडरी है उनके लिए। वो इंडिया तो बहुत छोटी चीज़ है। आप किसी भी आप गूगल सर्च करके देख लो किसी गांधी नेता के बारे में, या वो तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि साहब वो तो हम लोग शांति लेकर आएँगे, दुनिया में शांति होनी चाहिए। अरे शांति तो होगी, मेरे दिल्ली में पानी तो लेकर आओ, 24 घंटे पानी नहीं आता, दिल्ली में 2 घंटे पानी आता है। हाँ। बेसिक प्रॉब्लम हमारी सेटल नहीं हो रही है। दिल्ली में जमुना नदी गंदी है, सड़कों में बुरी हालत हो रखी है, आधे से ज़्यादा लोग आपके भूखे बैठे हुए हैं, 2-2 हज़ार रुपए की आप घूस खिला रहे हो औरतों को वोट देने के लिए। कौन-सी दुनिया में शांति आप लेकर के आओगे? लेकिन ये जुमला है, तो ये इंडिया का इंटरनेशनल जुमला चलता है कि शांति लेके आना है, ये गांधी जी का स्टार्ट किया हुआ है। तो सारे गांधीवादी नेता जो उस ढर्रे पे चलते हैं कि दुनिया में शांति लेकर के आएँगे, इंडिया विंडिया सेकेंडरी चीज़ है। यही नैरेटिव चला रखा है शुरू से। ये शुरू से चल रहा है नैरेटिव, और ये नैरेटिव हमारा दुश्मन बन गया आज के दिन में, और सुभाष बोस वाले केस से जैसे हमारी आगे बात बढ़ेगी, ये होगा। तो ये इस कहानी, इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा का पूरा कहानी प्ले अप होती है, और उसमें आती है आपकी प्लेन क्रैश थ्योरी, और उसको तो प्लेन क्रैश थ्योरी मतलब क्यों दी गई? मतलब ऐसा प्लेन क्या, क्रैश मतलब थ्योरी क्यों, मतलब कौन आदमी था? आपको पता है कि उसके बारे में कि ये आदमी था, इस बंदे ने ऐसा ये थ्योरी दे दी ऐसा कि मर गए ये? देखिए ऐसा है कि पिछले आज से अगर आप नॉर्मली तो बूढ़े मेरे प्रोग्राम कम देखते हैं, मैंने देखा है, बूढ़ों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बूढ़ों का प्रॉब्लम इस देश में हो गया कि बूढ़े बैठ के रात को देखते हैं फिल्में नेटफ्लिक्स पे, हुँ। उनको ये बीमारी हो गई है। हाँ। जबकि बुड्ढों को इस बात का पता होगा कि जो 70, 80 या 60 या 90 के दशक में जो नेताजी की डेथ मिस्ट्री के बारे में बोला जाता था,
उस टाइम पे कोई पब्लिक में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे। आज के दिन में और ख़ासकर जो मैंने पापड़ बेले हैं, अलग-अलग देशों में जाकर के या देश में और ये फ़ाइलें खुलवाई, ये हमने ही फ़ाइलें खुलवाई हैं, हमने ही निकाली हैं फ़ाइलें पीछे पड़ के पूरा। मैं आऊँगा सूचना के आधार पे अभी। ये उसकी वजह से आज हज़ारों के हिसाब से फ़ाइल पब्लिक में अवेलेबल है। मतलब आज जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहले नहीं थी। ठीक है? आज का मतलब पिछले 10-12 सालों से। राइट। ये इन्फॉर्मेशन अगर पहले होती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर अगर पंडित जी के टाइम पे अगर अवेलेबल हो जाती तो मैं अगर होता मैं पंडित जी को कोर्ट में लेके जाता फिर। अब पंडित जी चले गए ऊपर तो अब मैं कोर्ट में जा सकता नहीं, किसी को नहीं दस क्योंकि जो चला गया उसको क्या कोर्ट में क्या करोगे? नहीं तो आज तो ओपन एंड शट केस है कि आप लोगों ने गड़बड़ करी है, लेकिन आप मर चुके हो तो मैं किस में कोर्ट करूँगा आपके केस आप पे? तो उनका जो एलिगेशन लगते थे कि पंडित जी ने झूठ बोला, आज सबूत मिल गया कि झूठ बोला था। अब प्रॉब्लम पंडित जी सब चले गए तो हम उनको कुछ कर सकते नहीं। तो आज बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इट्स नॉट अबाउट कि अब कई लोग मुझे बात करते-करते बोलते हैं, देखो जी ये तो हमने भी सुना था, मेरे को भी मेरे पापा ने कहा था बचपन में कि मैं तुम्हारे पापा ने कहा होगा वो बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें हैं। अभी बहुत रिकॉर्ड मिल गए, पूरी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स हैं आईबी की, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं। अभी बहुत इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है। आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता हो जो एकदम बवाल खड़ा कर सकती है, जो सच्ची बात हो, खतरनाक हो? प्रियंका स्टोरी को लेकर के या पूरी नेताजी के बहुत सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत से रिकॉर्ड्स अवेलेबल है और जो हमने नई किताब में अपनी लगा के रखे हैं बोस सेप्शन के अंदर। तो उसमें अब कहानी ये निकल के आ रही है कि सुभाष बोस ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में नेशनल इंटरेस्ट में उसको देखने का नज़रिया बहुत अलग है लोगों का, बल्कि नज़रिया हम लोग देखते हैं कि एक्सिस फोर्सेस गंदी थी, ये बड़े अच्छे लोग थे। मतलब हिटलर बड़ा बुरा आदमी था और चर्चिल बड़ा अच्छा आदमी था। ये भारत सरकार का रवैया देखने का, मेरा रवैया देखने का वो नहीं है। नेशनल ये नेताजी का नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट में हमारी मदद उन लोगों ने करी है, ये वहाँ चले गए। अब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली एक्सिस फोर्सेस लड़ाई हारना शुरू हो गए। तो सुभाष बोस को जर्मनी में ही मालूम चल गया था कि एक्सिस फोर्सेस लड़ाई हारेंगे, ठीक है? उसके बाद में उनको वो हिटलर की मदद से वो यहाँ पर जब साउथ ईस्ट एशिया में आपका ये जो मलेशिया, बैंकॉक और ये सिंगापुर का रीजन, इस रीजन में वो आ जाते हैं और यहाँ जापान, क्योंकि जापान जो है बिल्कुल भारत पे चढ़ाई चढ़ चुका होता है और तो वो उनको बोला कि आप यहाँ चले जाओ और जर्मनी में हिटलर ने कहा कि मैं आपकी कंट्री से बहुत दूर हूँ, तो मैं कुछ मिलिटरी कर नहीं पाऊँगा। जब तक मैं रशिया को नहीं हटाता हूँ तो आपको अच्छा रहेगा आप लड़ाई के क्लोज़ आ जाओ। तो उसका डिसीज़न बिल्कुल ठीक था, उनको उन्होंने थ्रू सबमरीन उन्होंने उनको नेताजी को यहाँ भेज दिया। यहाँ पर आकर के सुभाष बोस ने वो एक कहा जाता है जैसे कि मैं बड़ा हैरान हो गया देख कर के। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था अपने अरुण शौरी जी का, मेरे ख़्याल से बैंगलोर में ही रहते हैं आजकल वो। मैं बहुत देख के बहुत झटका लगा मुझे कि अरुण शौरी जी बहुत उनको बचपन में सुन मतलब कॉलेज में हमने सुना था बोलते हुए। ही वाज़ एन इंटेलेक्चुअल द हाईएस्ट ऑर्डर। इतना बढ़िया लिखते थे, इतना बढ़िया बोलते थे, इतने समझदार आदमी थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये आदमी इतनी बचकानी बातें सुभाष बोस के बारे में कैसे कर सकता है? तो उसने कोई मेरे ख़्याल से कोई पॉडकास्ट किया है, जहाँ पे वो बता रहा है कि अच्छा आपको मालूम है कि सुभाष बोस ने आईएनए नहीं बनाई थी? नेताजी ने आईएनए नहीं बनाई थी, ये तो मुझे 5वीं क्लास से पता है, तो नई बात क्या? उसको तुम क्या मतलब व्हाई यू टॉकिंग एज़ इफ इट्स अ वेरी बिग डील? इट्स अ थिंग व्हिच एवरीबॉडी नोज़ फ्रॉम क्लास 1। ये आपको बताना चाहिए और आप जो बता रहे हो कि उसने फ़ॉर्म नहीं की, सुभाष बोस से पहले एक आईएनए एक आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई गई थी, जिसके इंचार्ज मोहन सिंह थे, जो ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे, उनको बनाया। वो फ्लॉप हो गई। ये मोहन के अंदर वो लीड करने का बेचारा छोटा-सा अफ़सर था वो। वो कहाँ लीड करेगा इतनी बड़ी फ़ौज, वो क्या करेगा? वो फ्लॉप हो गई। मोहन सिंह को जेल में डाल दिया। तो वो तो भट्टा गुल हो गया था उसका आईएनए का। सुभाष बोस जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट और वो इतना बड़ा आदमी जो आईसीएस क्लियर कर चुका, जब उसको कमांड दी, तो सुभाष बोस ने आईएनए नहीं बनाई है। उसने आके उन्होंने बनाया, उन्होंने आईएनए की कमांड ली, उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई है, पूरी गवर्नमेंट बनाई है। उस गवर्नमेंट का एक मिलिट्री विंग का नाम था आईएनए था। आईएनए। तो नेताजी सेट अप समथिंग मच मोर बिगर। तो ये सब शोरी साहब को इतनी छोटी बचकानी बातें कर रहे हैं हम इस उम्र में आके पता नहीं। एनी हाउ बट वो ये चीज़ ये निकल के आई। तो उनको यहाँ मालूम चला कि जापानी लड़ाई हार रहे हैं। तो सुभाष बोस को फिर वहाँ प्लानिंग होती कि क्या करें? ये बाद में निकल के आ रहा है रिपोर्ट्स में, इंटरोगेशंस में और चीज़ों में। तो उनको ये लगा था कि लड़ाई खत्म होने वाली है तो मुझे कहीं बाहर और जाना पड़ेगा। तो लोगों ने इनको आपके इनके इनके सपोर्टर्स ने इनको बोला कि अगर लड़ाई खत्म हो गई और आप अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ोगे तो आपको तो मार देंगे वो लोग और आप मरोगे तो फ्रीडम स्ट्रगल खत्म, भारत में तो कुछ हो नहीं रहा। तो आप ही लड़ेंगे आगे, तो आपका बचना ज़रूरी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में था। उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कहानी निकल के आती है कि 7 और 9 अगस्त को अमेरिका ने एटम बम डाल दिए जापान में। जापान पे। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं मालूम था। इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्टें देख रहा था कि अंग्रेज़ बड़े दिल्ली में खुश हो गए थे सुनकर कि साहब इतनी जापान ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी
कि जापान को टाइम था बहुत सरेंडर करने का, लेकिन ये एटम बम गिरने से एकदम से पूरा माहौल चेंज हो गया। तो ये जब माहौल चेंज होता है और 15 अगस्त 1945 को जापान ये अनाउंस कर देता है कि हम अलाइड फोर्सेस को सरेंडर कर देंगे, ठीक है? इसीलिए बाद में जाकर के जानबूझ करके 15 अगस्त 1945 जापान का और इंक्लूडिंग नेताजी की हार का दिन है। तो इसलिए जानबूझ करके हमारे जख्मों पे नमक रगड़ने के लिए जानबूझ करके अंग्रेज़ों ने हमको 15 अगस्त 47 को आज़ाद कराया और हमने मान भी लिया, हम लोगों ने। गांधी जी के चेहरे इंचार्ज उसके चार्ज में थे। नहीं तो हमारे लिए 15 अगस्त की डेट अच्छी नहीं है बाय द वे। नहीं अच्छी है। नहीं बिल्कुल, वो सुभाष बोस की हार का दिन है, मैं क्यों उसको अच्छा मानूँ? तो 15 अगस्त 45 को ये उन्होंने जापानीज़ ने बोला कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम सरेंडर कर देंगे आपको, अलाइड फोर्सेस को। उसके बारे में फिर जो कहानी दी गई बाद में, जापान ने ही अनाउंस किया कि सुभाष बोस उसी ज़माने में जो स्टोरी निकल के आई कि वो उनको ये बात हुई कि मैं क्या करूँ? मेरी सरकार क्या करे? मैं तो आपके साथ में अलाइड हूँ, आप ही के सपोर्ट में लड़ रहा हूँ। तो मैंने सरेंडर करना है, आपके साथ करूँ या आपसे अलग होके करूँ? क्योंकि मेरी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है और मेरे कमांड में बहुत लाखों लोग हैं यहाँ पे, उसमें से बहुत सारी वो लड़कियाँ भी हैं, रानी झांसी वाली, जो वर्ल्ड का पहला उन्होंने एक पूरा रेजिमेंट तब खड़ा भी किया था। उन्होंने भी किया। लेडीज़ का, तो वो बहुत बड़ी उनको उनकी बहुत चिंता थी उनको, ये है। तो कैसे करें? सरेंडर करें, कहाँ करें, क्या मोडालिटीज़ अपनाई जाएँ? तो जापानी ने उनको ये बोला जब ये खबर आई तो वो अभी जो मलेशिया के आस-पास कहीं पे सुभाष बोस थे 15 अगस्त को, 16 तारीख को वो बैंकॉक आ गए। तो जो उनकी जापानियों से बातचीत हो रही है, जो उनके साथ में थे लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह जापान के जो मेन लोग थे या जो लोकल कमांडो थे, उन्होंने कहा कि हमारा टोक्यो में से ना संबंध नहीं हो पा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन टूट गया, ये टोक्यो से। तो हमें वहाँ से कुछ कमांड नहीं आ रही, इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही और हम अपने आप में वो डिसीज़न लेने के लायक नहीं है कि आप क्या करो। तो आप टोक्यो जाओ, वहाँ जाकर के आप उनसे कंसल्ट करो। तो ये कहानी ये दी गई उस ज़माने में, जब ये खबर ब्रेक हुई है कि सुभाष बोस टोक्यो जा रहे थे और उनका इरादा ये था कि मैं वहाँ जाके जापान की जो टॉप लोग हैं उनसे डिस्कशन करके फिर हम एक डिसीजन ले लेंगे और उसके बाद में मैं वापस सिंगापुर आ जाऊँगा, हमारी जहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स थे उस ज़माने में, और फिर हम लोग वहाँ जाकर के जो डिसीजन हमने लिया होगा उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो वो सुभाष बोस एक जहाज़ में 2 जहाज़ कहते हैं उड़े थे वहाँ से बैंकॉक से। उसमें ब 5-7 लोग थे उनके साथ में, एक जनरल इसोदा था जो जापानीज़ जनरल था, जो सुभाष बोस की सरकार और जापानी सरकार का बीच में लियाज़न काम करता था। साथ में उनके साथ में 3-4 इंडियन थे, उनके जो ख़ास उस टॉप ब्रास में से कुछ एक लोग जो उनके मिनिस्टर वगैरह, एस.सी. अय्यर थे, प्रीतम सिंह थे, गुलज़ारा सिंह, आबिद हसन, हबीबुर रहमान। तो ये देवनाथ सरकार, ये लोग उनके साथ में थे। इसमें से मेरे ख़्याल से प्रीतम सिंह की डेथ हुई है 2010 में और कुछ लोग पीछे रह गए। जैसे एक उनका एक मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो सब पीछे रह गए। उनको वो 15 के बाद नहीं मिल पाए। 16 तक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद रहा कि चेन्नई में उनकी डेथ हुई है, मेजर भास्कर मेनन, वो नेताजी का कॉन्फिडेंस सेक्रेटरी था। तो वो भी ज़िंदा रहा, वो भी 10-12 तक उनकी, मतलब 2005-7 के बाद उनकी डेथ हुई बिकॉज़ मुखर्जी के समय गवाही दी उन्होंने। तो ये इन सब लोगों के साथ में वो मतलब आखिर में आए यहाँ पे और ये कहते-कहते कहा जाता है कि 17 तारीख की शाम को उनको बताया गया कि आप यहाँ से अब अकेले नहीं जा आपकी पूरी टीम नहीं जा सकती क्योंकि अमेरिकन्स ने एम्बार्गो लगा दिया है। तो अब आप अकेले चलिए, हम आपको कोई जुगाड़ करके हम आपको जापान पहुँचा देंगे टोक्यो में। तो सुभाष बोस ने आके बातचीत की। मैंने जो रिकॉर्ड पढ़े हैं, जो रिकॉर्ड डिक्लासिफाई हो गए या जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं अलग-अलग लोगों की, उसमें जो कहानी निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि सुभाष बोस ने उनसे बोला कि ये तो मुझे अकेले जाने को बोल रहे हैं। तो उनको मना किया ना उनके उनके सपोर्टर्स ने, खासकर प्रीतम सिंह ने, कि आप अकेले मत जाइए, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। कोई ना कोई हमारे साथ आपके, अगर सब नहीं जा सकते तो कम से कम एक आदमी को हम अपने साथ ले जाओ। तो सुभाष बोस ने जाके उनसे जापानी से बात की, फिर बोला कि मैं हबीब को अपने साथ ले जा रहा हूँ। हबीबुर रहमान सुभाष बोस का एडीसी था। तो सुभाष बोस जो थे वो अपनी गवर्नमेंट के राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री थे उसके, आज़ाद हिंद फौज के सरकार के। हबीबुर रहमान उनका एडीसी था उनका वहाँ पे, और ही वाज़ द डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आईएनए। तो जो आईएनए का जो अगर आप वो देखेंगे तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर आईएनए में थे जनरल जेके भोसले, चीफ ऑफ स्टाफ। तो भोसले जी शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट थे। तो उनका डिप्टी था ये हबीबुर रहमान, और हबीब के नीचे एक अफ़सर थे उनके साथ में, ये अपने जिन्होंने तेजो महल वाली कहानियाँ बड़ी फ्लोट करी हैं, अपने बड़े मशहूर थे जिन्होंने कहा ना तेजो महल जो है वो ताजमहल जो तेजो महल था, तो वो भी हबीब के साथ में थे। वो आज ही मैं उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, बड़ा फ़ेमस आदमी था जिसने वो ये जब बताया ना कि ताजमहल जो है वो हिंदू बिल्डिंग थी, तेजो महल था, वो उसी की बात कर रहा हूँ, उसी व्यक्ति की, मैं उनका दिमाग से नाम निकल गया, बड़े मशहूर इतिहासकार थे।
तो वो भी उनके साथ में थे। तो ये इन्होंने तो कहा कि हबीब को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। और वहाँ पे 17 अगस्त की शाम को एक जहाज़ चलता है, उसमें एक जापानी जनरल बैठा हुआ है, जनरल शिराई, कुछ और लोग बैठे हुए हैं, और उस जहाज़ में सुभाष बोस और हबीबुर रहमान बैठ जाते हैं और वो जहाज़ वहाँ से उड़ जाता है। तो यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये कोई डिस्प्यूट नहीं करता, मोटा-मोटा। और उसके बाद में अगले दिन में वो जहाज़ लैंड करता है ताइपेई शहर में, आजकल जो ताइपेई जिसको बोलते हैं ताइवान में, और वहाँ पे एक ब्रेक होता है लंच के लिए, और उसके बाद में उसको जहाज़ फिर उड़ता है, जब टेक ऑफ करता है तो उसमें क्रैश हो जाता है और वहाँ सुभाष बोस की डेथ हो जाती है। तो ये मोटा-मोटा ये आपकी प्लेन क्रैश की थ्योरी, सुभाष बोस की डेथ की, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापानियों ने जब सरेंडर कर दिया, सुभाष बोस टोक्यो जा रहे थे, और लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो गया, और ये स्टोरी जापान ने पब्लिक को अनाउंस कर दी। तो ये प्लेन क्रैश थ्योरी है। जब ये प्लेन क्रैश की थ्योरी भारत में आई, तो शुरुआत में तो लोगों ने मान लिया, मर गए, नेताजी मर गए, लोगों ने रोना-पीटना शुरू किया, गांधी जी भी उदास हुए, पंडित जी पब्लिकली रोए हैं, अबोटाबाद में थे उस टाइम पे। लोगों ने स्ट्राइक कर दी पूरे देश में। मुझे यहाँ बैंगलोर का पता नहीं, लेकिन बहुत से भारत के शहरों के अंदर लोगों ने दुकानें बंद कर दी, वो एकदम से दुकानें सब बंद हो गई, लोग बहुत दुखी थे। लेकिन बाद में जो हमने रिपोर्टें पढ़ी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो वायसरॉय था, फील्ड मार्शल आर्चिबल्ड वेबल, जो हमारा वायसरॉय था उस ज़माने में और फील्ड मार्शल था आर्मी का, तो उसने अपनी डायरी में मेंशन किया कि ये मुझे इस खबर पे विश्वास नहीं है। ये एक तो है कि 18 अगस्त को इसकी डेथ होती है, ये अनाउंस कर रहे हैं 22 तारीख के बाद में। 4 दिन बाद 4-5 दिन तक क्या 4-5 तुम दिन किस बाद। बात की छुपा के बैठे भैया? तो ये उसने फिर कहा कि मुझे, और उसका सुभाष बोस का नेचर था, वो पहले भी इनको भागे थे बचा करके। उन्होंने कहा, ये टाइमिंग बड़ा अजीब-सा है इसके मरने का। क्योंकि अगर सुभाष बोस नहीं मरते 18 अगस्त को, तो अगले 5-6 दिन में अंग्रेज़ों के लपेटे में आते वो। तो आपका दुश्मन जिसको आप इतने टाइम से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और आपको जब पकड़ने का टाइम आया, वो निकल जाए हाथ से, तो आपका दिल नहीं माना, यानी उनके इंस्टिंक्ट, उसकी इंस्टिंक्ट बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा ये गड़बड़ है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो इंक्वायरियाँ हुई हैं, वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं थी। भारत सरकार ने उनको छुपाया हमेशा से। मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी उस पे अब इंक्वायरी पे आएँगे, इंटेलिजेंस की इंक्वायरी पे। लेकिन उससे पहले भारत में कुछ टाइम क्या ये घटनाक्रम चला। उस ज़माने में ये घटनाक्रम ये घटा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सितंबर 1945 में पहली बार, मतलब मेरे ख़्याल से भारत छोड़ो आंदोलन के लॉन्च होने के बाद के और वर्ल्ड वॉर के चलने के दौरान कांग्रेस का अधिवेशन होता है बॉम्बे में, पहली बार वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो रेज़ोल्यूशन पास होता है, जिसको सरदार पटेल ने खुद ड्राफ्ट किया, उसमें वो साफ इस बात को साफ बोलते हैं कि अंग्रेज़ों का भारत छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। नहीं था। नहीं था। तो सितंबर 45 में, आप मुझे बैठ के हिस्टोरियन अपनी गोलियाँ ना पिलाएँ, मैं आपको कांग्रेस पार्टी का रेज़ोल्यूशन पढ़ के बता रहा हूँ, उससे बड़ी बॉडी भारत में कोई थी नहीं ज़माने में, इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो वर्किंग कमेटी का रेज़ोल्यूशन है, सरदार पटेल ने इसको ड्राफ्ट किया है, अवेलेबल है, कि उन्होंने बोला कि द एंड ऑफ द वॉर हैज़ ब्रॉट अबाउट नो चेंज इन द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, कि अंग्रेज़ों का कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब आप बात की फाइलें आप देखना शुरू करते हैं उस ज़माने की, 2-3 महीने की बात की, तो आप देखते हैं कि बवाल मचना शुरू हो गया देश के अंदर और अंग्रेज़ जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या चेंज आया कि सितंबर में ये इन्होंने ये बोला, नवंबर में इन्होंने आईएनए के जो लोग थे उनको ट्रायल पे लगा दिया, राइट? और उन्होंने वहाँ पे वो 3 पकड़ लिए, उन्होंने कहा कि सबकी हम बेइज़्ज़ती करेंगे, वो डिल्लन, सहगल, शाहनवाज़, और वो, तो वहाँ से ब्लो अप बिग टाइम। वो सुभाष बोस ने कहा था कि जब लोगों को मालूम चलेगा कि हम लोग देश के डर रहे हैं, लोगों में जोश आ जाएगा। देखिए, जोश की बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये हमारे को आपको जो अभी लोग देख रहे हैं ज़्यादातर बहुत यंग लड़के-लड़कियाँ देख रहे हैं। उनको तो ये नहीं पता कि हमारा मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या था। पहले की बात तो भूल जाइए। जैसे आजकल लोग जुमले देते हैं ना, ये हो गया, वो हो गया। अब राहुल गांधी कह रहा है कि हम लोग अमेठी को बना देंगे कैलिफ़ोर्निया। तो लोगों को ये पता चल नहीं रहा कि भैया राहुल गांधी के पहले तो जब राजीव गांधी जी वहाँ के एमपी थे, तो कौन-सा कैलिफ़ोर्निया बन गया था। नहीं बन गया था। तो नहीं बने कैलिफ़ोर्निया, पहले हालत बहुत बुरी थी। वो तो हम तो बार-बार ये बोलते हैं, अगर आपने हमें समय देखा कि अगर नरसिम्हा राव से पहले हमारी हालत क्या थी, तो हमसे पूछे। तो वो अगर पीरियड नहीं आता तो शायद आज जो हमारे देश की हालत हमें है तो वो नहीं हो पैंटे पहनने की बिल्कुल नहीं तमीज़ होती हमें तो आज। पैंटे पहनने की तमीज़ें नहीं थी हमारे हाँ। को। वो तो नरसिम्हा राव के टाइम पे इकोनॉमी खुली, तो हमारे देश का भला हुआ। हम तो बिल्कुल, हम तो गए गुज़रे देश थे। बुरी हालत थी इस कंट्री की। तो आप बात कर रहे हो 1940 की, आप बात कर रहे हो 1945 की, 46 की। भारत कितना ज़्यादा बदल गया उस ज़माने में, गुलाम कंट्री था। देखिए, हमारी हालत ये थी कि 1857 की जो लड़ाई हुई है, जो गदर हुआ था, अंग्रेज़ों ने इतनी बुरी तरह से हमको मारा था कि ये जो व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं ना, कि व्हाइट रेस की सुपरमेसी हो गई थी, और आप में ये था कि आप उनको नहीं हरा सकते। आजकल मैं देख रहा हूँ टीवी सीरियल के अंदर बहुत झूठ-फूट दिखाते रहते हैं। अंग्रेज आपसे हर चीज़ में आगे था।
फिजिकली आपसे पावरफुल था। ये फिल्मों में दिखाते हैं, बहुत गलत दिखाते हैं कि साहब हिंदुस्तानी बड़े बहादुर है, बड़े हट्टे कट्टे हैं, टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों से ज़्यादा सफ़ेद हो गया। ऐसा नहीं भैया, अंग्रेज आपसे हर चीज़ में आगे था। वो आपसे फिजिकली आपसे बहुत पावरफुल था, मेंटली अगर मेंटली आपसे बहुत आगे था और पैसे भी साइंटिफिकली सभी चीज़ों में आगे था। वो अपने छोटी सी कंट्री से निकल के दुनिया दुनिया को राज किया। क्यों झूठ बोलने की बात। लेकिन यहाँ झूठ बोलते हैं लंबी लंबी कि हमारे बड़े बहादुर थे हिंदुस्तानी। अंग्रेज भी बहुत बहादुर थे भैया, तभी तो मार आपको मार के गए यहाँ पे, पूरी दुनिया मार के गए। तो सिर्फ वेपन से नहीं मारा, दिमाग था और अक्ल थी, सब कुछ था उन लोगों के पास में। वर्ल्ड की नंबर 1 एम्पायर था उनका। तो उन्होंने आके इतनी बुरी तरह से मारा उन्होंने, खासकर ये अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएँगे तो बुरी तरह से उन्होंने मारा। उनके मारने के बाद में आपकी अंग्रेज की आँख में आँख डाल के बात करने की ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। मैंने आज की जनरेशन समझ नहीं पाएगी, जो आज की जनरेशन जाके पूरी दुनिया में घूम रही है, कि लोगों में अंग्रेज की आँख में आँख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं थी। क्लबों में तो दूर बैठ के बात करते हैं। अगर आप पुराने ज़माने की फ़ोटो देखना, अंग्रेज से दूर बैठेंगे ऐसे करके, बॉडी लैंग्वेज ऑब्ज़र्व की उन लोगों की, कैसे बात करनी है। तो इतने लोग घबराते थे उनसे। तो ये दिमाग में कहीं न कहीं लोगों को में आ गया था कि आप नहीं हरा सकते। इनके पास सब कुछ है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ना हम लड़ने के लायक हैं इनके सामने, ना हम इनसे साइंटिफिकली इनके बराबर हैं। सब चीज़ों में हमसे आगे हैं लोग। वो जो हिम्मत आनी शुरू हुई इस देश के अंदर कि हम भी लड़ सकते हैं, उसका कारण है जापान। जापान के ना 1905 में जापान ने रशिया को हरा दिया। इतना छोटा-सा जापान, और जापानी हमसे भी छोटे-छोटे थे उस ज़माना, अब तो लंबे हो गए। उन्होंने जाकर रशिया को तोड़ दिया। तो लोगों में जोश आया कि यार ये तो हमसे छोटे जापानी लड़ सकते, तो हम नहीं क्यों लड़ सकते? एक फ़िल्म आई थी ये आपका इसकी पृथ्वीराज कपूर, जो ये इसका रणबीर रणबीर कपूर का ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जो उसका ना, तो पृथ्वीराज कपूर की फ़िल्म आई थी अलेक्जेंडर, सिकंदर, सोहराब मोदी की 1940-42 के आस-पास में। वो फ़िल्म मेरे ख़्याल से लोगों ने बैन करवा दी थी अंग्रेज़ों ने। कारण ये था कि उसमें ये दिखाया था कि सोहराब मोदी जो पोरस का रोल कर रहा है, वो सिकंदर से लड़ाई कर रहा है। ही इज़ एबल टू फाइट हिम। तो उनको क्या लगा कि ये तो इनडायरेक्टली इंडियंस को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भी लड़ सकते हैं, सिकंदर को हमने टक्कर दी अच्छी। तो एक इंडिया के ईगो को बूस्ट करता है, तो उनको वो उस फ़िल्म को मैंने सुना है कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहीं किसी मायनों में बैन किया था या उसको रिस्ट्रिक्ट किया था, बिकॉज़ उसमें इंडियंस को एक लड़ने की हिम्मत है कि हमारा राजा पोरस उसकी आँख में आँख डाल करके लड़ सकता है सिकंदर की, जो पृथ्वीराज कपूर ने इसका रोल प्ले किया था और सोहराब मोदी ने इसका रोल प्ले किया था। तो वहाँ पे जब उसी जापान ने 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जान निकाल दी। ये गए थे लड़ने के लिए वहाँ पे उनसे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अब वो तो जलियांवाला बाग था नहीं कि मालिक ने हुक्म दिया और मैं गोली मार के आ जाऊँगा। जापानियों ने इनकी जो मार मारी है इन लोगों की कि ये भागे मैदान छोड़ कर के वहाँ से। सारे इंडियन आर्मी वाले, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जितने ही अंग्रेज़ों के जो पिट्ठू थे। तो ये वहाँ जब भागे हैं तो नम 90,000 को पीओडब्ल्यू बना लिया उन्होंने। उनसे ही उन्होंने आईएनए बनाई है। तो जापान का बहुत बड़ा हमारे देश की फ्रीडम स्ट्रगल में हाथ है कि हमको साइकोलॉजिकल बूस्ट दिया। वही बात हुई कि जब आईएनए के लोगों की ये कहानी किसी को मालूम थी नहीं। जब इन्होंने रेड फोर्ट के ट्रायल पे उनको लगाया, सहगल को मतलब बहुत लोग का, लेकिन वो 3 नाम बहुत निकले, पीके सहगल और वो ढिल्लन और शाहनवाज़। तो वो उसमें उसके बाद लोगों में जोश चढ़ गया। तो उसमें जो एक बहुत देश में माहौल बना, और आप गवर्नमेंट की फाइलें पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की, तो वो मिलिट्री में लोगों ने रिवोल्ट की नौबत सी आ गई थी उसके अंदर। उस कारण से अंग्रेज़ों ने जाने की बात, तो अगर आप फाइलें आप देखेंगे तो 1946 के शुरुआत में जाके ना आपको अंग्रेज़ यहाँ कि अब चलो यहाँ से, ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। राइट। उस टाइम पे जब पहले खबर सुभाष बोस की डेथ की आती है 1945 के सितंबर में, तो पंडित जी ने सबने कहा जी, पहले तो उनको झटका लगा कि मर गए। बाद में थोड़ी-सी इनको इन्फॉर्मेशन मिली, तो गांधी जी ने और पंडित जी सबने बोला कि शायद वो नहीं मरे हैं। इनको भी मालूम चल गया था। हाँ। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन थोड़ा आगे और चलते हैं, तो 1946 के अब आप बीच में आओगे, बहुत से लोगों को ये बात का ये ज्ञान नहीं है कि 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ था। लेकिन पंडित जी ऑलरेडी इंचार्ज थे हमारी कंट्री के बहुत महीने से पहले। पहले बन गए थे। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी, और उस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे पंडित जी, और उसके गृह मंत्री थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और पंडित जी ऑलरेडी भारत को चला रहे थे 15 अगस्त 47 से पहले। पहले चलने लगे थे, राइट, हाँ। तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ों के जाने का टाइम आया, तो भारत की जो असेंबली थी, जो बाद में पार्लियामेंट बनी है, तब उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, सुभाष बोस की डेथ हुई थी, क्या हुआ उसका? वो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो जो अंग्रेज़ गृह मंत्री था, उसने ये बात बोली कि हमें पता नहीं है। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट आ रहा है। उसके बाद में सरदार पटेल बने गृह मंत्री, तो उनको भी सवाल पूछा, भई आपका सुभाष बोस की, तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। तो उन्होंने भी ये आंसर दिया, क्योंकि वो उनको मालूम था, उन्होंने इंक्वायरी की थी कि कहानी क्लियर नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज इस पूरे प्रकरण में आया कि अक्टूबर 46 में जो इंटरिम गवर्नमेंट के थे पंडित जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि सुभाष बोस की डेथ हो गई है प्रियंकाश में। तो जब पंडित जी ने ये बोल दिया, वो गवर्नमेंट का वर्जन बन गया उसके बाद से, सरकारी वर्जन।
और सरकारी वर्जन बन गया, तब से लेके आज तक वही वर्जन चलता आ रहा है। उसका बेसिक जो गंगोत्री है उसकी, वो ये पंडित जी का स्टेटमेंट है 46 का। अब पंडित जी ने बोला, पंडित जी इतना चेंज करेंगे नहीं, और जो पंडित जी बोल रहे हैं वही सारे आपके जितने फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जो पहले अंग्रेजों की चाकरी करते थे, बाद में इनकी चाकरी कर रहे हैं, वो जाके वही कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, सारी गवर्नमेंट की फॉर्म वही लिखा हुआ हर जगह पे। तो ये कहानी। अच्छा, बीच में जो इंटेलिजेंस की जो इंक्वायरियां हुई थी, वो कोई रिपोर्ट उन्होंने बाहर नहीं आने दी इन्होंने। आज के ज़माने में मेरे जैसा आदमी, जब मैं वो फाइलें खोल के देखता हूँ, तब मुझे एक अलग पिक्चर निकलनी शुरू आती है, और पिक्चर निकल के ये आती है कि जब अंग्रेज़ों को ये पता लगा, खबर आई कि जापानियों ने ये बोला है, तो उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी करवाओ। तो उन्होंने मल्टीपल इंक्वायरीज़ करवाई, अलग-अलग लोगों ने, फ़ौज के लोगों ने इंक्वायरी करी वहाँ जा कर के। लेकिन करते-करते आईबी को इन्वॉल्व किया। करते-करते एक वहाँ पे एक कंबाइंड सेक्शन बनाया गया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में। और कंबाइंड सेक्शन जो है उसको हेड किया आईबी के नंबर 2 ने, डब्ल्यू मैकराइट एक उसका आदमी का नाम था। और कई ऐसे अफ़सर आईबी के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के और लोग जो सुभाष बोस पे एक्सपर्ट थे, डोमेन एक्सपर्ट थे, या फिर इंटरोगेशन में एक्सपर्ट थे, सिग्नल्स में एक्सपर्ट थे, जो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी थे। उन सारों की टीम बना कर के वो टीम बनी, और वो एक कंबाइंड सेक्शन टाइप बन गया। और वो उनको इवन जो फ़ॉरेन से खबरें मिल रही थी इंटेलिजेंस की, वो भी वो उस उनके पास में ऑल सोर्स इंटेलिजेंस जो उनको मिलनी शुरू हो गई। राइट। तो ये सारा के सारा ये कंबाइंड सेक्शन जो है ये काम करना शुरू कर दिया, और इनकी रिपोर्टों को भारत सरकार छुपाती रही। 97 तक तो पब्लिक किया नहीं इनको। 97 में पब्लिक किया, लेकिन बड़ा छुप-छुपा के पब्लिक किया उन्होंने। तो ये छुपाया रखा। पंडित जी के टाइम पे और इंदिरा के टाइम पे ये रिपोर्टें कभी पब्लिक इन्होंने नहीं होने दी इन लोगों ने। तो वहाँ पे देखिए जो पिक्चर निकल के आ रही है कि जब अंग्रेज़ों ने इंक्वायरी स्टार्ट करी, तो अंग्रेज़ों को ये मालूम चल गया पहले दिन से कि जो कहानी बोली जा रही है कि सुभाष बोस का प्लेन क्रैश में डेथ हो गया, ये सिर्फ़ वर्बल स्टेटमेंट पर है। हुँ। जैसे इसका मैं आपको एक वो समझाने के लिए हल्का-सा, कि जैसे ये बोला जाता है ना कि भारत के अंदर बहुत से लोग मर गए हैं, मतलब सुभाष चंद्र बोस मर गए प्लेन क्रैश में, संजय गांधी जी की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, माधवराव सिंधिया हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए। तो आपको उसमें रखना पड़ेगा दिमाग में कि माधवराव सिंधिया की डेथ में और सुभाष बोस की डेथ में बहुत फ़र्क है, और संजय गांधी की डेथ में। वो ये है कि संजय गांधी जी की डेथ में कोई डिस्प्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट, संजय गांधी जी वो वहाँ पे वो फ्लाइंग क्लब था, छोटा जहाज उड़ते थे, और संजय गांधी जी जहाज उड़ाते थे, उनको जहाज उड़ाने का शौक था। संजय गांधी जी एयरपोर्ट में आए, लोगों ने देखा, क्लियर आई विटनेस अकाउंट, ठीक है? संजय गांधी जी और साथ में को पायलट जहाज में चढ़ा, लोगों ने चढ़ते हुए देखा। जहाज उड़ा, जहाज क्रैश हुआ, लोगों ने देखा, आई विटनेस को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत हाइट पे नहीं गया था, वो छोटा-सा वो एरिया है वहाँ पे। तो उसके बाद में जब जहाज क्रैश हुआ, तो पुलिस वाले, एम्बुलेंस वाले जो भी थे वो सब वहाँ, लोग वहाँ पे आ गए। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों मर जाते हैं, डेड बॉडी अवेलेबल है। तो द एविडेंस इज़ वेरी क्लीन, इज़ वेरी नोन कि संजय गांधी जी की प्लेन क्रैश में डेथ हुई, बॉडी उनकी मिल गई है। माधव सिंधिया जी की डेथ हो गई, बॉडी मिल गई। यहाँ पे हमारे मेरे ख्याल से हैदराबाद में भी जो हुआ था, मुख्यमंत्री मर गए थे, उनकी भी हेलीकॉप्टर में डेथ, या हमारे हमारे जनरल वी रावत साहब की डेथ हुई है। तो उसमें कोई एविडेंस, उनकी डेथ हो गई, आप क्यों हुई है वो रावत साहब में आप कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, लोगों में करने के लिए लोड कर सकते हैं। सकते हैं। लेकिन रावत साहब जी की डेथ होगी, इसमें कोई डिस्प्यूट, रावत साहब की बॉडी मिली वहाँ पे, हाँ। है? तो प्रॉब्लम ये नेताजी वाले केस में हो रहा है कि सुभाष बोस की बॉडी कोई नहीं थी, और डेड बॉडी की फोटोग्राफ भी कोई नहीं है। तो आप साबित कैसे करोगे बंदा मर गया? तो डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है। तो इन्होंने वहाँ जा कर के, अंग्रेज़ों ने जो टीमें बनाई हैं, इन्होंने जा कर के इंटरोगेशन करना शुरू किया। बैंकॉक में गए, साइगॉन में गए, ताइवान में गए करके। तो वहाँ पे जा कर के उनको पहली बात तो उनको डाउट हुआ कि जो-जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूवमेंट्स हैं आखिरी डेज़ पे, जापानियों ने रिकॉर्ड फूँक दिए सारे के सारे उठ के। क्यों फूँक रहे भैया रिकॉर्ड उनके? इंटरोगेशन किया जापानियों का, तो पता लगा कि साहब वो टोक्यो नहीं जा रहे थे, वो तो रशिया जा रहे थे। पता लगा रशिया क्यों जाएँगे साहब, उनको तो प्लान था रशिया भागने का। तो जापान ने अनाउंस क्यों नहीं किया कि वो रशिया जा रहे हो? तो धोखे की बात, तो वो आप खबर झूठी फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद में जो मेन प्रॉब्लम आई है कि देखिए जो एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक दुर्घटना या बहुत खराब चीज़ अगर आपकी आँखों के सामने घटेगी, और मान लीजिए कि हम चारों पाँचों उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमारे वर्ज़न मोर और लेस सेम रहेगा। राइट। अगर ये वो घटना सामने घटी है ये तो घटना और ये दुर्घटना क्या घटी थी कि आपके आँखों के सामने एक वीआईपी, बहुत बड़ा आदमी, ज़िंदा जल के मर जाए। फिर उसके कपड़े फाड़ के उसको नंगा करके आपको हॉस्पिटल ले जाया जाए आपकी आँखों के सामने, इतना भयानक दृश्य आप कभी नहीं भूलेंगे। आपकी मेमोरी बिल्कुल क्लियर रहेगी उसमें, ख़ासकर तब जब आप फ़ौजी हों, नॉर्मल लोग भी नहीं है, फ़ौजी लोग थे सारे के सारे। तो आपके वर्ज़न में वो चेंजेज़ नहीं आएँगे, आपके वर्ज़न सेम होंगे इस पूरे केस में।
थोड़ा बहुत होगा, ऊपर-नीचे छोटा-मोटा हो सकता है, लेकिन मोटा-मोटा रहेगा। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इंटरोगेशन करनी शुरू करी और उसके बाद में बाद की रिपोर्ट्स हैं या जो आज भी हम लोग देखते हैं, इतने ज़बरदस्त उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आने शुरू हो गए कि वो मैं अडॉप्ट ही नहीं करना कर रहा था कुछ। मतलब जैसे हबीबुर रहमान है, उसको जब पहली जो सुभाष बोस की डेथ पे जो इंक्वायरी शुरू हुई, पहले अमेरिकन्स ने करी, यूएस आर्मी ने। तो जब अमेरिकन आर्मी ने उसका इंटरोगेशन किया, तो उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम प्लेन क्रैश के बाद क्या हुआ था और सुभाष बोस कैसे बाहर निकला है। उसके कुछ महीने बाद जब उसकी इंक्वायरी अंग्रेज़ों ने करी, तो उसने कहा जी मैंने सुभाष बोस को निकाला बाहर से, जहाज से। नो दिस वेरी ह्यूज डिफरेंस जी, इट्स वेरी कंप्लीटली डिफरेंट। उसका था ये जब भी वो मुँह खोलेगा कुछ ना कुछ नई बातें बोलेगा। उसके बाद में फिर जो एक जापानी आया उसको पूछा उन्होंने, तो जापानी ने एक जापानी तो था तकाहाशी, वो ये कहता है जी वो तो मैंने निकाला इसको बाहर सुभाष बोस को। ये तो रहमान तो खड़ा हुआ था वहाँ पे, वो क्लैश कर रहा है। एक और जापानी जो प्लेन में नहीं था, वो उसका इंस्पेक्टर था या क्या था, उसका जो इंचार्ज था, मेंटेनेंस का इंचार्ज था पूरे इसका एयरपोर्ट का। उसने कहा जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ हम लोग गाड़ी लेके गए वहाँ पे, जीप टाइप, और हमने वहाँ जाके इन सबको बाहर निकाला है। तो ऐसे इतना मैसिव कॉन्ट्रडिक्शंस आना शुरू हो गए कि अंग्रेज़ों को लगा इसमें डाउट, और आज तो बहुत ज़्यादा, आज तो बिल्कुल क्लियर कट है कि वो ऐड अप ही नहीं कर रहा, अलग-अलग बातें हो रही हैं करके। तो उसने कहा जी ये तो गड़बड़ है कहानी में। इसीलिए अंग्रेज़ की जो टाइम पे जो इंक्वायरियाँ हुई हैं, वो कंक्लूसिव नहीं थी एंड दे वर नेवर एबल टू कन्फर्म। दैट इज़ व्हाई जब सवाल पूछा गया असेंबली में 46 के अंदर, तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि हमको नहीं पता। लेकिन उसी बाद में जाकर जब पंडित जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि मर गए, तो गवर्नमेंट ने पलटा मार दी कि मर गए प्लेन क्रैश में। लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स अगर आज आप बाहर निकाल दें, तो पंडित जी फँस जाएँगे कि पंडित जी फाइलों में तो कहीं नहीं आ रहा, आपने कैसे बोल दिया मर गए प्लेन क्रैश में? तो ये प्रॉब्लम तो एक कि वहाँ पे ये हुआ, और ये कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है, और उसी टाइम से अंग्रेज़ों को ये मालूम चल गया था कि ये आदमी रशिया जाने की प्लानिंग कर रहा है। और रशिया क्यों जा रहे थे? उनको क्योंकि उनको शेल्टर कोई और कंट्री देने को राज़ी उस टाइम पे नहीं होती। हाँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में अगर सुभाष बोस को देश की लड़ाई लड़नी है, आगे लड़ाई करना है, तो उसको बचना पड़ेगा। तो उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में दुनिया में उनके पास में 3-4 ऑप्शन थे कहाँ-कहाँ जाएँ, या तो वियतनाम में जाएँ, हो ची मिन्ह के साथ में, या माओ त्से-तुंग से सपोर्ट लें, या जर्मनी या रशिया में जाएँ। रशिया के अलावा कोई और वायबल ऑप्शन था नहीं। तो आज के ज़माने में जो रिकॉर्ड्स अभी तक हमने देखे हैं, तो रशिया जाने का प्लान था, तो तो रशिया 15 तारीख को उनका डेथ बताया गया और 15 तारीख को उनको आज़ादी मिली। आज़ादी तो हमको 2 साल बाद मिली। 2 साल बाद सेम डेट। डेट। आज़ादी 2 साल बाद तो इसलिए क्या ऐसी कोई साजिश हो सकती है इंडियंस की भी, जो मतलब जो नहीं, वो गवर्नमेंट साजिश है मतलब क्योंकि पूरा गवर्नमेंट चाहता था कि मैं कि क्योंकि 2 अलग विचारधाराएँ हैं। अगर इस थ्योरी को अगर अपन इस तरह से देखें, नहीं, मैं थ्योरी नहीं, मैं आपको सारे फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट क्यों है, जो 15 अगस्त की जो बात कर रहा हूँ वो फैक्ट है, वो कोई थ्योरी नहीं है। मैं आपको कोई भी थ्योरी बताने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर। तो उसमें ये था कि सुभाष बोस जो 15 अगस्त को मैंने आपको बताया कि लड़ाई हारे थे, जापानी और सुभाष चंद्र बोस। तो उनके अपोज़िट में जो साउथ ईस्ट एशिया कमांड थी, एलाइड फोर्सेस की, राइट। उसके हेड थे माउंटबैटन साहब, अंग्रेज नेवल कमांडर थे। माउंटबैटन जो थे वो बाद में उसी उसी माउंटबैटन को, जिसने सुभाष बोस को, जिसकी दुश्मन था नंबर 1, राइट। और वही सुभाष बोस, उसके बारे में कहानी दी जाती है कि 1946 में जब ये लड़ाई हार गए, 45 के आखिर में, जापान ने सरेंडर कर दिया, तो माउंटबैट भारतीय जो फ़ौज या अंग्रेज़ी जो फ़ौज थी वो सारी की सारी सिंगापुर में घुस जाती है, और सिंगापुर में जो घुस जाती है तो माउंटबैटन वहाँ जाके पहला काम ये काम करता है कि वहाँ पे आईएनए का एक वॉर मेमोरियल सुभाष बोस ने बनवाया था फ़ौजियों के लिए। हमारे यहाँ तो कल्चर है नहीं, हम तो अहिंसावादी कंट्री हैं। नहीं था। हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल अब जाके बना मोदी जी के टाइम पे। सुभाष बोस ने आईएनए का वॉर मेमोरियल सिंगापुर में रेज़ करा था। राइट। और वो करने के बाद में इन्होंने गलत काम किया कि इन्होंने वहाँ जाकर के माउंटबैटन ने ऑर्डर दिया कि इसको बम से उड़ाओ, इसको डायनामाइट से। जबकि जापानियों ने जब सिंगापुर पे कब्ज़ा किया, तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के मॉन्यूमेंट को नहीं तोड़ा कभी, फ़ौजियों के। कोई आदमी किसी के फ़ौजी को आप गलत वो नहीं देगा। मैं भी, हम लोग भी भारत के लोग हैं। आपके हत्थे में अगर कोई आतंकवादी चढ़ जाएगा तो आप उसको अलग से डील करोगे। राइट। लेकिन अगर आपके हत्थे में पाकिस्तानी आर्मी का अफ़सर चढ़ता है, आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, वो फ़ौजी है, अपने देश की लड़ाई कर रहा है, वर्दी पहनी है उसने, रिस्पेक्टफुल काम कर रहा है। हमारे लिए दुश्मन हो सकता है, पर उनकी कंट्री के लिए रिस्पेक्टफुल काम है। तो एक रिस्पेक्ट आप देते हैं। हमारे, मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया कि कोई, मैं किसी भाई का इंटरव्यू देख रहा था कि कोई इंडियन आर्मी का रिटायर्ड आर्मी अमेरिका में रहा था एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल अमेरिका में जो आजकल हम भी कॉपी करते हैं कि पहले फ़ौजियों को वो अंदर जाने देते हैं। राइट। तो दे शोड हिम रिस्पेक्ट इवन दो ही इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट व्हाटएवर, कि यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टू अ सोल्जर, ही मे बी फ्रॉम एनी कंट्री, ही इज़ नॉट अ टेररिस्ट, ही इज़ अ सोल्जर। तो माउंटबैटन डिड नॉट फॉलो दैट, उसने बम डाल करके वो उड़ा दिया।
तो लोग बहुत नाराज़ हुए, उसको बहुत उन्होंने लोगों ने उसको बहुत बददुआएँ दी उसके बाद में। उसके थोड़े समय बाद वहाँ के लोकल इंडियंस ने पंडित जी को बुलाया वहाँ पे कि आप आकर के इस पे रीछ रखो और यहाँ के इंडियंस बहुत नाराज़ है इस बात को लेकर के। तो ये क अब उसके बाद में आप खुद जो अकाउंट माउंटबेटन ने खुद दिया है कि पहली बार इसकी पंडित जी से मीटिंग वहाँ पे हुई है, वहाँ पे सिंगापुर में। ये कोई मार्च 46 की बात है। तो माउंटबेटन वहीं पे था उस टाइम पे, जिसने सुभाष बोस को आप कह सकते हैं कि हराया, राइट? जो अपोज़िट कमांडर था वहाँ पे। और वहाँ जाकर के एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो खुल्लम खुल्ला एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली थी, तो मैं आपको वो रिपीट कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स पर है। तो ये थ्योरी उसने फ्लोट करी कि वहाँ जाकर के जब पंडित जी वहाँ गए हैं और उन पे उनको लोगों ने कहा कि वो माउंटबेटन ने आईएनए का मेमोरियल को बम से उड़ा दिया, तो टूटा-फूटा पड़ा है, उस पे जाकर के आपने फूल चढ़ाने हैं। तो पंडित जी ने नहीं चढ़ाया, नहीं गए वहाँ पे, मतलब फूल नहीं चढ़ाया। तो माउंटबेटन ने बाद में इस बात को खुल्लम-खुल्ला खुद ही बोला उसने कि मैंने उसको मना किया था। और तभी मेरी पंडित जी की, मेरी और एडविना की दोस्ती शुरू होती है वहाँ से। तो ये माउंटबेटन ने खुद पब्लिकली बोला है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन जो वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने थ्योरी जो फ्लोट करी थी, या मैं उसका उसका नाम ले रहा हूँ कि उसने पार्लियामेंट में कहा है, तो हमारे रिकॉर्ड पर है लोकसभा के में। उसने कहा कि माउंटबेटन की बातचीत हुई थी पंडित जी से, उसने उनको 3 बातें पूछी उनसे, 3 सवाल पूछे। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि तुम जो इतनी बातें कर रहे हो भारत में कि सुभाष चंद्र बोस कि मरा नहीं है व्हाटएवर करके, अगर वो भारत आ गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वही बनी। दूसरा सवाल ये पूछा था कि अगर भारत का डिवीज़न नहीं होता है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन से स्टेट से आएगा? बंगाल से आएगा, यूपी से आएगा? तो वो कहा था कि ये 2-3 सवाल जो पूछे थे, ये सुनने के बाद पंडित जी का पूरा मूड चेंज हो गया। तो क्योंकि पंडित जी उस टाइम तक काफ़ी सपोर्ट करते थे सुभाष चंद्र बोस वगैरह की, तो उनका भी स्टैंड चेंज होना शुरू हो गया। बाद में जब भारत आज़ाद होना शुरू हुआ, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है 47 में, तो 46 की बात कर रहा हूँ। ये जो जमात स्वदेशी की बात करती थी, इनको पूरी दुनिया में पहले आज़ाद भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए कोई नहीं मिला, माउंटबेटन को बना दिया। वैसे स्वदेशी है, ठीक है ना? लेकिन जब भारत आज़ाद होता है, तो उसका पहला गवर्नर किसको बनाते हैं? माउंटबेटन को। माउंटबेटन। पाकिस्तान ने भी नहीं बनाया उसको, उन्होंने भी इतनी रिस्पेक्ट दिखाई। लेकिन ये जो स्वदेशी का नारा देने वाले थे, इन्होंने उसी माउंटबेटन को गवर्नर बनाया और काफ़ी इनकी आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, साथ में चाय-पानी पीते थे, पार्टी-वार्टी करते थे। बड़ी अच्छी फ़ोटो भी आपको मिल जाएगी गूगल में, कोई आदमी है जो माउंटबेटन की शेव कर रहा है। और वो कहते हैं लोग पंडित जी की फ़ोटो है, मुझे पता नहीं, लेकिन देखने में तो पंडित लगते हैं, गूगल करना मिल जाएगी, दिखा देना लोगों ने हाँ, गूगल हाँ। की। और बड़े अच्छे इनके आपस में रिश्ते थे। तो जिस आदमी ने सुभाष बोस को हराया इनडायरेक्टली और वो था, उसी आदमी को आपने भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। तो उसी ने फिर वो माउंटबेटन ने खुद ही बोला, ये मैं नहीं बोल रहा, माउंटबेटन ने बोला कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा दिन था 15 अगस्त 45 जब मैंने जापान को हराया था। तो उसी दिन को मैंने इंडिया को भी आज़ादी उसी दिन दी है। तो ये उसका पीछे ये बैकग्राउंड है। तो ये लंबी चौड़ी कहानी, तो ये मेरा कोई थ्योरी नहीं है, पूरा फैक्चुअल रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स उससे निकाल के, और माउंटबेटन के सारे अवेलेबल हैं, आप उसमें देखिए, आपको दिखा दिया जाएगा। सिर्फ ये कि जनता को छुपाया गया, जनता से इन्होंने रिपोर्टें छुपाई हैं इंटेलिजेंस की, जो अब जाके बाहर आई हैं, तो अब मतलब आ गई थी कुछ पहले 97 में, कुछ अभी निकली है। तो अभी हमारे सामने कहानी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि अंग्रेज़ों ने इस बात को नहीं माना। और वहाँ जो एक थ्योरी, एक जो उनका जो वो निकला, जो अंग्रेज़ों का जो निष्कर्ष निकला पूरा, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, कि पूरी की पूरी जो डेथ की स्टोरी है, इट इज़ बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट्स। आई विटनेस अकाउंट आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है बड़ा ज़बरदस्ती, ठीक है? अब उन्होंने कहा कि इसको प्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने का एक ही तरीका है कि हम ताइवान में जाकर के इंक्वायरी करवाएँ और वहाँ जाकर के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि सुभाष बोस को हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ उसकी डेथ हुई है और बाद में क्रेमेट कर दिया और उसकी अस्थियाँ जापान भेज दी, तो वो रिकॉर्ड उसके हॉस्पिटल वगैरह में होंगे। और डॉक्टर-वॉक्टर पकड़ा भी गया वहाँ पे, कोई उसका जो वहाँ पे जिसने इलाज किया था उनका, 2 डॉक्टर पकड़े गए थे वहाँ पे, उनकी इंटेरोगेशन भी हुई थी। वो रिपोर्टें भी फाइल में लगी हुई हैं। जब डॉक्टर ने कहा है कि मैंने इंटेरोगेट किया, मैंने उनको इलाज करा, लेकिन मर गया। फॉर व्हाटएवर रीज़न ये लोग वहाँ पे इंक्वायरी ढंग की कर नहीं सके, अंग्रेज़। क्योंकि एक तो ये 40 के मिडल में आके अंग्रेज़ यहाँ से जाने का इरादा बना चुके थे। राइट। तो ये वो इंक्वायरी वहाँ तो पे क्या इसी कारण से बनाया कि ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस तो उधर रह गए यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी सत्ता बन जाए और फिर अब हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं, वो जाने का रीज़न तो था कि लड़ाई सेकंड वर्ल्ड वॉर ने उनको बहुत बड़ा जोड़ दिया अंग्रेज़ों को, और उसमें कि इंडियन आर्मी उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई थी। तो उनका जाने का प्लान बन गया था वहाँ पे। लेकिन साथ-साथ जो नेताजी की डेथ की इंक्वायरी भी चल रही थी, क्योंकि वो कन्फर्म नहीं कर पाए, तो वो बार-बार इंक्वायरी कर रहे थे और बार जो-जो क्लू मिल रहा था। लेकिन वो करते वो टाइम निकलना शुरू हो गया, तो उन्होंने ये ऑफ़िस बंद दिल्ली में बंद कर दिए। देन दे मूव बैक टू लंडन। हो सकता है कि यूके में जाकर के उन्होंने इंक्वायरी करी हो, लेकिन वो रिकॉर्ड हमें अवेलेबल नहीं है। तो मैं तो वही बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड हमको अभी मिले हैं उसके हिसाब से अंग्रेज ताइवान में जाके इंक्वायरी नहीं कर पाए ढंग की। राइट।
तो वो रिपोर्टें वहाँ क्लोज हो जाती हैं। तो उसके बाद में फिर ये इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाता है। अब भारत सरकार जब पंडित जी की गवर्नमेंट जब टेक ओवर करती है, तो बिल्कुल शुरुआत से ही पहले दिन से लोगों ने बोलना शुरू किया कि सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी करो। और भारत सरकार जो है वो इंक्वायरी में इच्छुक नहीं पहले थी। दिन से नहीं होती, वो ना हमें इंक्वायरी नहीं करवानी है। और ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद में 1946 में अब सरकार के पास में बहुत चीज़ें होती हैं, ताकत होती है, और इंक्वायरी कराने के 50 तरीके होते हैं, ऑफिशियल नॉन। तो एक आप कह सकते हैं कि एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी उन्होंने 46 में करवाई थी, इंटरिम गवर्नमेंट ने। किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने भेजा ताइवान में, और उसने आकर के भारत सरकार को रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो रिकॉर्ड्स वहाँ से निकल रहे थे ताइवान से, वो रिकॉर्ड प्लेन क्रैश को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये बात इन्होंने छुपा ली, ठीक है? तो गुमनामी बाबा की फिर स्टोरी कहाँ से आ गई वापस? तो पहले तो प्लेन क्रैश की बात है कि ये इन्होंने छुपा दी, ये बात उन्होंने कि ये बताने को राजी नहीं हो रहे। उसके बाद में अलग-अलग टाइम पे, जैसे अब लोग बोलते हैं कि बहुत अलग-अलग इंक्वायरी कमीशन, गुमनामी बाबा कहानी तो बहुत बाद में जाके आती है। पहले के दौर पे ये घटनाक्रम चला कि 1946 में ये इंक्वायरी हुई, ये सीक्रेट थी इंक्वायरी, तो किसी को पता चला नहीं इसके बारे में। लेकिन लोग पार्लियामेंट में लोग सवाल उठाते थे कि नेताजी की डेथ की इंक्वायरी करो, पंडित जी मना करते कि मैंने कोई इंक्वायरी नहीं करवानी, कोई डाउट नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है प्लेन क्रैश में। लेकिन बाद में अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज के दिन में अगर आप कैबिनेट के नोट्स उठाएँगे, भारत सरकार के कैबिनेट के नोट्स, और अगर उनको पढ़ेंगे, तो उसमें ये एक नैरेटिव उन्होंने दिया हुआ है कि भारत सरकार ने नेताजी के बारे में लोग बहुत सवाल उठाते थे, तो साल 56 में एक इंक्वायरी करवाई, जिसके इंचार्ज थे शाहनवाज़ खान जी, जो आईएनए के जनरल थे। और उसके बाद में लोग फिर सैटिस्फाइड नहीं हुए, तो सन 70 में भारत सरकार ने एक और इंक्वायरी करवाई, और उसके हेड थे जस्टिस डी डी खोसला, जो पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। तो ये जो नैरेटिव सरकार का जो गवर्नमेंट की फाइलों में दिया हुआ है, वो गलत है। असलियत ये है कि भारत सरकार का कोई इरादा इंक्वायरी करने का नहीं था, लेकिन जब-जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा, तब तक उन्होंने तब तक उन्होंने मजबूरी में इन्होंने ये कमेटिंग कमीशन बना दी। तो अभी आप भी प्रेशर डाल रहे हो। प्रेशर डाल वो प्रेशर से काम करेंगे, वो आपको करने को राजी नहीं हो रहे थे। वो पब्लिक पे कमेट, और दूसरा है कि ये बातें छुपा रहे हैं कि शाहनवाज़ खान साहब अपने जीवन में कोई 1 साल आईएनए में रहा था, 1 डेढ़ साल तक, वहाँ अच्छा लड़ा था, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आ गया था, और वो कांग्रेस का मिनिस्टर था पूरी ज़िंदगी उसके बाद में। तो बेसिकली कांग्रेस का आदमी है। राइट। वो पास्ट ज़िंदगी में 1 साल मैं कभी रहा हूँ बैंगलोर में, उसके बाद में 40 साल मैं रह लूँ दिल्ली में, तो बैंगलोर वाला कहाँ रहा भैया, मैं नहीं तो रहा। दिल्ली का हो गया ना वो तो। फिर उसके बाद में जीडी खोसा साहब, वो पंडित जी के दोस्त थे वो, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? तो वो ये 2 जो कमेटिंग कमेटी जो बनी है, ये दोनों के दोनों जो हैं नेताजी के, उन्होंने बोल दिया मर गए प्लेन क्रैश में, गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया। आगे जाकर के इस केस में एक बड़ा एक जो चेंज आना शुरू हुआ, वो ये था कि 1980 में पहली बार, 1985 में ये कोर्ट में केस गया पहली बार। पहली बार किसने किया? ये राजस्थान हाई कोर्ट में जयपुर में एक नेताजी के कुछ फॉलोअर्स थे, एक उनके डॉक्टर कासलीवाल, जो सुभाष बोस के पर्सनल डॉक्टर थे। वो उसमें इन्वॉल्व थे, बाकी और नंदलाल शर्मा जी थे, 3-4 लोग थे। नंदलाल शर्मा जी के नाम से कोर्ट में केस किया उन्होंने। उन्होंने बोला जी सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई है, उसमें कुछ इश्यू है, और ये इन्होंने केस, तो ये पहली बार आज़ाद भारत में नेताजी का केस जो है कोर्ट में गया। वो गया था राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे जस्टिस भार्गव उसके वो थे, और वो केस की अब हिस्ट्री आप देखोगे तो आपको हँसी आएगी, कि हँसी का बड़ा अजीब लगेगा। आज के ज़माने में अगर ऐसा होता, मतलब आज के ज़माने में कोर्ट के सामने कोई केस लगाए, सरकार पे एलिगेशन लगाए, और सरकार उसका कोई जवाब ही ना दे, सरकार का वकील कुछ बोले ही नहीं उसके ऊपर, तो कौन मानेगा इस बात को? सरकार ने एफिडेविट देने से मना कर दिया, हम कुछ नहीं देंगे, चुप हो गए बिल्कुल ये। और जज साहब भी घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। जज को तो गवर्नमेंट को डंडा करना चाहिए था, वो डंडा भी नहीं कर सका बेचारा। जज भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं, उसने फिर धमकी दी कि अगर आप मुझे अब कुछ नहीं, गवर्नमेंट का वकील कुछ बोल नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया, अगर आप नहीं आओगे तो मैं एक्स पार्टी जजमेंट दूँगा। उसे धमकी दी उससे भागो ने कि मैं एक्स पार्टी जजमेंट दे दूँगा बिना आपको सुने हुए। गवर्नमेंट नहीं आई, दे डिडन्ट केयर अबाउट इट। फिर वो जजमेंट जो दिया, वो ना डर-डर के दिया ना, उसमें उन्होंने कहा जी आप सरकार ना इस आदमी के साथ बैठ करके कुछ करें इस केस सेटलमेंट में। पहले। हाँ, आपस में मिलके कुछ करो। वो गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड है नहीं, तो मिलने की बात क्यों कर रहे हो? वो जज साहब भी घबरा गए थे। उसके बाद में फिर पता नहीं वो बेचारा नंदलाल शर्मा जी की डेथ होगी, कैसे होगी मुझे पता नहीं है। वो मौत के ऊपर केस बंद। तो ये केस वहाँ खत्म हो गया। तो ये पहला जो अटेम्प्ट था कि नेताजी वाले केस को कोर्ट में ले जाया जाए, वो राजस्थान हाई कोर्ट में लगा, लेकिन वो खत्म हो गया। उसके बाद में एक बहुत बड़ा ये चेंज इस पूरे सर्कमस्टेंसेस और केस में आया। ये जो बीच-बीच में कि नेताजी नहीं मरे, वो जीवित हैं, वो साधु वेश में हैं, या नेताजी रूस में, ये बातें लोग बोलते थे। 1950 के बाद से बोलते थे, ये बातें निकलती थी। लेकिन उस ज़माने में ये तो था नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं है, वीडियो नहीं है, यूट्यूब नहीं है, अखबार ही नहीं थे अब तो ढंग के, अब तो ये बात ना टीवी के चैनल थे।
और उसमें ये था कि जो बड़े लोग थे, जो साहब लोग थे, जो जिनके पास में ताकत थी, वो कोई इसके बारे में बोलने को राज़ी नहीं हो रहा था। और कोई बड़े मीडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबरें नहीं आती थी। छोटे-मोटे टैबलॉइड में आ गई, लोगों ने यहाँ बात कर ली, तो कहीं न कहीं सोसाइटी में इश्यू ज़िंदा रहा, लेकिन कभी वो टॉप लेवल पे नहीं आ सका। उसके बाद में जो बड़ा चेंज इस चीज़ पूरे केस में सुभाष बोस की डेथ को लेकर आया, वो आया है साल 1990-91 के बाद से। वो आने का कारण ये था कि 1988 में रशिया में, जो जिनको हिस्ट्री पढ़ी होगी, सोवियत रशिया के अंदर वो हड़कंप शुरू हो गया। अब वो गिरने का टाइम आ गया उनका। राइट, हाँ। वो अमेरिका ने उनको डंडी की थी, वो पेरेस्ट्रोइका स्टार्ट किया मिखाइल गोर्बाचेव ने, और 1991 तक आते-आते रशिया टूट के गिर गया। ठीक है? रशिया खत्म हो गया और नई कंट्री, वो येल्त्सिन राष्ट्रपति बन गया। तो वो जो दौर था शुरुआत का, जब रशिया टूट के गिरना टूटना शुरू हुआ और येल्त्सिन की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में पुतिन साहब, ये सब लोग बाद में आए हैं। उस पीरियड में रशिया ने अपने कई गड़े मुद्दे उखाड़े हैं खुद। और लोग जो पहले तो कम्युनिस्ट कंट्री, लोग खुल के बोलते थे नहीं, लेकिन वहाँ पे लोगों में हिम्मत आई, लोगों ने बोलना शुरू किया। तो पहली बार 90 के दशक की शुरुआत में भारत के लोगों को मालूम चला कि हम जो ये भारत में ये बोलते रहते हैं कि नेताजी मरने के बाद में रूस में थे, ये बीमारी सिर्फ भारतीयों को नहीं है, रूसियों की भी है। रुस्तम। रूस वाले भी बोलते हैं कि हमारे हाँ। पास है। पहले वो बोल नहीं पाते थे, अब उन्होंने बोलना शुरू किया। तो कई हमारे यहाँ के लोग वहाँ गए रूस में, तो उनको लोग मिले वहाँ पे, खासकर वो जो रशियन इंटेलिजेंस में नौकरी करते थे। तो ये जैसे एक कलिस्निकोव, एक रशियन आर्मी का एक आदमी था, तो उसने जाकर के इंडियन रिसर्चर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को बोला कि मैं रशियन मिलिट्री आर्काइव, इंटेलिजेंस आर्काइव में गुरू में गया था। तो मैंने वहाँ पे 1946 का एक नोट देखा है, जिसमें स्टालिन, मोलोटोव, जो उनका विदेश मंत्री था, और बाकी लोग, वो डिस्कस कर रहे हैं कि सुभाष बोस का क्या करें हम लोग। तो सुभाष बोस तो मर चुका है 1945 में, तो 46 में स्टालिन साहब क्यों बात कर रहे हैं सुभाष बोस की जिंदा रहने की। तो ये आकर के इसने इंडियंस को बताया। तो इस तरह की ना, मतलब लोगों ने कहीं ना ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड ये बातें करनी शुरू कर दी कि सुभाष बोस रूस में हो सकते हैं, रूस में थे, और रशियंस ने बोला, और उन्होंने ये बात करी। तो ये भारत में रिपोर्ट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे, और वो ये बड़ा खराब टाइम था, क्योंकि 1997 के अंदर नेताजी के जन्म के 100 साल पूरे होने वाले थे, तो उनका भी जन्म दिवस मनाना बहुत ज़रूरी था। और 1997 के अंदर भारत को 50 साल पूरे होने वाले थे आज़ादी के राइट, बाद के। हाँ। तो एक बहुत पैट्रियोटिक फर्वर देश में बनना शुरू हो गया था 1992 आने के बाद में, कि अगला 2-3 साल बाद देश के 50 साल पूरे हो जाएँगे और नेताजी के 100 साल होंगे, तो उनको मनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, और साथ में रशिया से ये खबरें आ रही है, कंबाइन करने के बाद मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में पहली बार नेताजी की डेथ को लेकर के स्टोरियाँ रशिया वाली अखबारों के फ्रंट पेज में आनी शुरू हो गई। इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस टाइम पे चैनल नहीं थे राइट, इतने हाँ। करके। तो ये बवाल मचना शुरू हुआ। तो वहाँ एक बड़ी घटना घटी, जिसकी वजह से मैं आपसे आज बैठ के बातचीत कर रहा हूँ कि 97 में, उसी टाइम पे, इसी दौरान में, कुछ लोगों ने बोला कि ये इतने साल हो गए नेताजी की डेथ को, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, इतना टाइम निकल गया, 50 साल कुछ तो निकला नहीं है। नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में, उनकी अस्थियाँ पड़ी हैं जापान में, अब टाइम आ गया उनकी अस्थियाँ भारत में लेकर आओ। कि जो प्लेन क्रैश की थ्योरी बोलती है कि सुभाष बोस का प्लेन क्रैश ताइवान में हुआ, तो अस्थियाँ तो लेके आओ हॉस्पिटल कम से कम। हॉस्पिटल में ले गए, इलाज किया, मर गए, वहाँ पे क्रिमेशन हो गया, और उसके बाद में उन्होंने क्रिमेशन के बाद में उनकी अस्थियाँ जापान भेज दी, वहाँ किसी टेम्पल में पड़ी हुई हैं, रिंकोजी टेम्पल में। तो ये लोग जो सपोर्ट में थे प्लेन क्रैश की थ्योरी के, उन्होंने बोला जी 5 साल हो गए, 50 साल हो गए नेताजी को, अब 100 साल में तो जीवित होंगे नहीं, कुछ साबित हुआ नहीं है, अब समय आ गया कि उनकी अस्थियों को भारत में लाया जाए, और हम लोग भी जो उनके सपोर्टर थे, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, हम भी मर जाएँगे, तो हमारे आँखों के सामने ये सब होना चाहिए। तो जब ये स्टेटमेंट लोगों ने दी, मीडिया में खबरें आई, तो उस ज़माने के रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। तो मुलायम सिंह जी ने अनविटिंगली कहीं बोल दिया कि मैं लेकर आऊँगा अस्थियाँ उनकी, नेताजी की, भारत से जापान से भारत। तो जब ये हुआ, तो किसी भाई ने जाके कलकत्ता हाई कोर्ट में केस ठोक दिया, ठीक है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो केस ठोका, तो वहाँ पे प्रभाशंकर मिश्रा जी वहाँ के चीफ जस्टिस थे। तो ये मैं इसलिए रिपीट करता हूँ, बताना ज़रूरी है कि कलकत्ता का नाम सुन के ये मत समझना कि बंगाली बैठे हो जगह। तो ये प्रभाशंकर मिश्रा जी वहाँ के लोकल, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, चीफ जस्टिस उस स्टेट का नहीं होता। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये फितूर है कि बंगाली नेताजी के बड़े भक्त होते हैं, वो एक झूठी खबर है। वो 90% को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट कभी नहीं रहा उनका, कभी नहीं रहा यार। कभी नहीं रहा, वो झूठी कहानी है। बेचारे 10% को इंटरेस्ट है, उन्हीं का नाम बदनाम कर। तो ये तो उसमें जब प्रभाशंकर मिश्रा में केस हुआ, अब यहाँ एक बड़ी कहानी बात आ रही है कि जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, नेताजी को लेके कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होती है। तो जब ये 97 में जब केस हुआ, मैं प्रभाशंकर मिश्रा से मिला था। मैं कोर्ट का जजमेंट कोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे मिला भी था। भार्गव अय्यर से मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मिश्रा जी से मिला था मैं। तो लेकिन कोर्ट के जजमेंट में ये साफ लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको देखिए, जो
पार्टी के प्रवक्ता होते हैं या जो आदमी पॉडकास्ट कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनको बोलने का उनको टैक्ट आता है, ठीक है? वो चीज़ों को घुमा सकते हैं यहाँ पे। मैं भी कोई आपको झूठ सच बोल दूँगा, आपके पास भी वेरीफ़ाई करने का कोई स्कोप अभी नहीं है। नहीं होगा, अभी नहीं लेकिन होगा। कोर्ट कचहरी के सामने तो मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, ख़ासकर अगर जज को केस में इंटरेस्ट हो तो क्या बोलोगे? तो उसने प्रभाष शंकर मिश्रा ने गवर्नमेंट के वकील को कॉर्नर कर दिया, गवर्नमेंट के लॉयर को, गवर्नमेंट का जो काउंसिल था, कि तुम्हारा स्टैंड क्या है, तुम बताओ पहले। वो फँस गया पिक्चर। अब उसी टाइम पे लकीली उस टाइम पे गवर्नमेंट दिल्ली में थी देवी गौड़ा जी की। तो आप ये है कि देवी गौड़ा जी ने नेताजी की मूर्ति भी लगवाई थी पार्लियामेंट के अंदर। अब तो ये ना कि जब-जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, तो थोड़ा-सा हमें फ़ायदा मिलता है। हुँ। बहुत समय से डिमांड थी कि रूस से बात करो नेताजी के बारे में। पंडित जी के टाइम पे बातचीत नहीं हुई, इंदिरा के टाइम पे नहीं हुआ, अभी उस पे आऊँगा मैं पंडित जी, लेकिन पहली बार जो हमने डर-डर के उनसे पूछा, वीपी सिंह के ज़माने पूछा था। तो इस ज़माने में लकीली फॉर अस दे वर द गवर्नमेंट ऑफ देवी गौड़ा व्हिच वाज़ नॉट होस्टाइल एंटिटी इन दैट सेंस। कम से कम वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो देवी गौड़ा जी की सरकार ने कोर्ट में उनके वकील ने बोल दिया, भारत सरकार के वकील ने कि प्लेन कैश की चोरी में डाउट है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दी। तो कोर्ट ने कहा भई आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि प्लेन कैश की चोरी में डाउट है, तो यू शुड हैव एन इंक्वायरी, अ फ्रेश इंक्वायरी। तो फिर वो जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हुँ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर कोई राजीव गांधी होता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो राजस्थान हाई कोर्ट का, कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कोर्ट में जाके एफिडेविट तक नहीं दिया, कोई बात भी नहीं की। लेकिन ये हरकत तो वाजपेयी नहीं कर सकता, और वाजपेयी जी तो ऐसे थे कि 1960 से वो सुभाष बोस की बात किया करते थे। तो फिर यहाँ दिल्ली में जो, अगर आप उस ज़माने के सीक्रेट रिकॉर्ड देखेंगे जो डिक्लासिफाई हो गए, तो उसमें आपको दिखाई देगा उनकी मीटिंग हुई यहाँ पे। तो उसमें अडवाणी जी थे, ये थे, और तो सोली सराब जी ने मतलब मेरे वेरी क्लियर कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। वो अटॉर्नी जनरल थे बात के टाइम पे। तो एक इंक्वायरी कमीशन बनानी पड़ेगी, तो उसने एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, और हमारे समय में, कम से कम मेरे आपके समय में 1999 में भारत सरकार ने एक कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी बनाया, जिसका मुखिया जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी को बनाया। जस्टिस मुखर्जी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने बड़ी, मैंने उनको देखा काम करते, मैं उनको जानता था, उनकी 2021 में उनकी डेथ हुई है। बड़े डिस्पैशनेट उन्होंने ऑब्जेक्टिवली उन्होंने इंक्वायरी करी, कोई उनका पॉलिटिकल बायस नहीं था, कोई उनका, अगर आप बहुत खींचना चाहते हैं, तो उनके छोटे भाई की मिसेज़ जो है किसी कांग्रेस के नेता की, बड़े नेता की लड़की थी। तो कोई उनका लिंक पॉलिटिकल, मतलब टिपिकल ओल्ड फैशन जज, किसी से बात नहीं करते, चुपचाप, बड़े स्टिफ अपर लिप टाइप एटीट्यूड उनका था करके। तो मुखर्जी साहब ने बिल्कुल, और सबने तारीफ़ भी क्योंकि की, जापान ने सबने तारीफ़ करी कि बिल्कुल उन्होंने ऑब्जेक्टिवली इंक्वायरी करी। और उन्होंने करते-करते जो बाद में उन्होंने हमको बताया, वो ये था कि जब जस्टिस मुखर्जी ने इंक्वायरी करी थी, तो उससे पहले इस केस को देखने का नज़रिया ये था कि प्लेन क्रैश में सुभाष बोस की डेथ हो गई। मुखर्जी साहब ने एक्सप्लेन किया कि साहब कहानी ये नहीं है, कहानी जो जापानी दे रहे हैं वो ये है कि सुभाष बोस का प्लेन क्रैश होता है, सुभाष बोस उसमें इंजर्ड हो जाते हैं, सुभाष बोस को हॉस्पिटल लाया जाता है, उनका वहाँ इलाज होता है, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है, फिर उनका वहाँ पे क्रिमेशन होता है, और क्रिमेशन के बाद उनकी अस्थियाँ जापान चली जाती हैं। तो ये एक कहानी है, ये सिंगल कहानी के 4 पार्ट है, हाँ। ठीक है? पहला पार्ट तो उड़ गया, क्योंकि पहले पार्ट में गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रही कि भैया हमारा एविडेंस क्लियर नहीं, और एविडेंस था भी नहीं वहाँ पे कुछ करके। तो वो जस्टिस मुखर्जी ने बाद में अपनी रिपोर्ट में ये एस्टैब्लिश किया कि सुभाष बोस को हॉस्पिटल नहीं लाया गया। सुभाष बोस का कोई इलाज नहीं हुआ वहाँ पे। सुभाष बोस का कोई क्रिमेशन वहाँ पे नहीं हुआ। कहानी खत्म। आप कह रहे हैं ना हॉस्पिटल लाया गया। आपने कहा क्रिमेशन, कहाँ क्रिमेशन हुआ उसका? क्या सबूत है? उसने दिखा दिया कि कोई सबूत का, क्रिमेशन का सबूत नहीं है उसके। इसका मतलब पूरी कहानी, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन की कि पूरी नकली कहानी सुभाष बोस की मरने की नेताजी और जापानियों ने प्लांट करी है, ताकि ये आदमी रूस की तरफ को चला जाए, राइट। जहाँ से वो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ता रहेगा आगे। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया, और ये लिख दिया कि रूस में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो उसका कारण है कि रूस में उनको इंटेलिजेंस आर्काइव को एक्सेस नहीं मिला हम लोग को। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये प्लेन क्रैश की कहानी जो है ये गलत है। बाद में उन्होंने उसमें ये लिखा कि ये जो हड्डियाँ वहाँ पड़ी हैं जापान के अंदर, वो किसी जापानी सोल्जर की हड्डियाँ पड़ी हैं। वो सुभाष बोस की हड्डी नहीं है। किसी जापानी सोल्जर की बॉडी को उन्होंने नेताजी की बॉडी बना के फूँक दिया एज़ पार्ट ऑफ द एस्केप प्लान। तो ये उस जापानी सोल्जर की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। सुभाष बोस की हड्डी नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसका डीएनए टेस्ट करवा दें, लेकिन उसका सीधा सपाट आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। तो ये कहानी वहाँ पे पूरी खत्म हो जाती है। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ ना कि अभी राइट नाउ, आज की तारीख में कोई सुभाष चंद्र बोस जी का कोई बच्चे से बच्चे का बच्चा, 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 कोई ऐसा
किसी ने अभी पिटीशन फाइल करी है इसके अंदर? नहीं, अभी तो हम ही लोग लड़ रहे हैं, हम उनके बच्चे ही, हम ही उनके बच्चे, उनका देश उन्हीं के लिए है, सभी के लिए। नेताजी के खुद के तो उनकी लड़की है जर्मनी में, वो तो जर्मन लेडी है। हाँ। उनके 3 बच्चे हैं, उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट तो है नहीं, वो आते हैं भारत। आज अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी अगर इसकी फाइल क्यों नहीं खोल रहे इनकी? और क्यों ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपकी फाइट इतनी अगर मोदी जी फाइल नहीं खोल रहे उस पे आने के हाँ। पहले, बिकॉज़ अभी तक मैं आपको 2000 आपको मैं 5 तक ले आया। हाँ। अभी मैं आपको उसके आगे सुनाता हूँ राइट। कहानी। तो बाद में कहानी है कि मुखर्जी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसकी कमीशन के अंदर रिपोर्ट मुखर्जी साहब ने रशिया में उनको एक्सेस नहीं मिला, तो वो रशिया की कहानी वहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है? और उसमें मैं रशिया में बहुत बात करूँगा आपसे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने गुमनामी बाबा की थ्योरी जो थी कि राइट। यूपी का बाबा था, वो उन्होंने डिस्कस करी अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो उन्होंने उसमें एडमिट किया जस्टिस मुखर्जी ने, रिपोर्ट के अंदर अपनी जो लिखित रिपोर्ट है, कि देयर इज़ अ क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस कि वो सुभाष बोस थे। हुँ। ये जज एडमिट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज, कि क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस है कि सुभाष बोस थे। इसका मतलब क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोर्ट में जाके बोलूँ कि इस आदमी ने वो गोली मारी उसको, वो मर गया और मैंने गोली मारते उसको देखा था, देखा था। वो आदमी को फांसी हो जाएगा। ऐसी ही फांसी होती है ना, कोर्ट में एविडेंस देता कोई आदमी। हुँ। सबसे ज़्यादा खतरा तो एविडेंस वाले को जो एविडेंस दे रहा है। क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट, क्रेडिबल आई विटनेस जो है, हाँ। उसके आई विटनेस के अकाउंट पे ही फांसी की सज़ा होती है, उससे बड़ा कोई सज़ा दुनिया में नहीं होती है। आई विटनेस देता है कि मैंने देखा कि इस आदमी ने उसे गोली मारी थी, तो मेरे कहने पे ही वो आदमी फँस जाएगा राइट। और उसको उसको फांसी हो जाएगी। उससे बड़ी सज़ा दुनिया में और कोई नहीं होती। तो आई विटनेस एविडेंस की ये वैल्यू कोर्ट में होती है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये एडमिट किया, मैं आपको स्टोरी छोटी बता रहा हूँ, कि क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस है कि ये सुभाष चंद्र बोस थे। नंबर 2, जो गुमनामी बाबा के लेटर वेटर मिले हैं उसके यहाँ, जो या उसको को जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो उन लोगों से कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, खासकर वो लोग जो फ्रीडम फाइटर थे या जो सुभाष बोस के साथ में रहे हैं, वो एविडेंस आई विटनेस अकाउंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? फिर उन्होंने बोला, लेकिन कंक्लूजन में उन्होंने ये लिखा कि देयर इज़ नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट ही वाज़ सुभाष बोस। रीज़न ये था कि गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग और डीएनए की टेस्ट हुआ था। उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैब में या गवर्नमेंट की लैब में नेगेटिव रिपोर्ट्स आई थी। तो कमीशन जज ये फँस गया बात को लेकर के कि आई विटनेस एविडेंस तो मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, लेकिन आपका फॉरेंसिक एविडेंस मैच नहीं कर रहा। तो उसने रिपोर्ट में लिखा कि देयर इज़ नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट ही इज़ सुभाष चंद्र बोस। व्हिच इज़ टू से कि एविडेंस तो है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है। ठीक है? ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उसके बाद साल 2010 के आसपास में आते-आते जस्टिस मुखर्जी, ये बात मुझे उस समय मालूम चल गई थी क्योंकि मैं कमीशन को फ़ॉलो कर रहा था एज़ अ पत्रकार के तौर पे। मुखर्जी साहब हमसे बात नहीं करते थे, मेरे से उनसे बातचीत स्टार्ट हुई है 2010 के बाद से। लेकिन उससे पहले मेरी कमीशन के लोगों से बातचीत होती थी। तो मुझे इस बात का उनसे कमीशन के सोर्सेज़ से मालूम चला कि उनको डाउट है कि रिपोर्टें चेंज कर दी गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठी है। राइट। उनको डाउट था। साल 2010 में जस्टिस मुखर्जी का एक इंटरव्यू आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। किसी को वो इंटरव्यू दे रहे थे। उनके मुँह से गलती से निकल गया जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, और मतलब उनके ऑफ द रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड हो गई। तो उन्होंने वो साफ उन्होंने बोला ऑफ द रिकॉर्ड में कि उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड मत करना, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा 100% वही सुभाष बोस थे, लेकिन मैं साबित नहीं कर सका इसको। सरकार बीच में आ गई। ये बात निकल गई। उसके बाद में मैं और मेरा दोस्त चंद्रचूड़ घोष, हम दोनों ने मिलके किताबें इकट्ठी लिखी हैं। मैं और वो चंद्रचूड़ उनसे जाके मिले कलकत्ता में। हम मिले, नेताजी के परिवार के लोग मिले, अलग-अलग टाइम पे और लोग मिले। मुखर्जी साहब ने, वैसे नॉर्मली मैं अपने रिसोर्सेज़ को बताता नहीं नाम, लेकिन अब वो चले गए हैं तो बताने में छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने हमको साफ बताया कि ये झूठी रिपोर्टें आई हैं, और मेरे को पहले फ़ोन आया था कि डीएनए मैच कर गया है, और लेकिन जब रिपोर्ट आई है तो कुछ और लिखा हुआ है। तो ही हैड अ क्लियर डाउट एंड ही हैड दिस थिंग, तो कि ये कहानी है, और उन्होंने वो याद नहीं सुभाष बोस से मुझे कोई डाउट नहीं। तो ये कहानी वहाँ पे आकर के ये हो जाती है। तो लास्ट कब देखा गया सुभाष चंद्र बोस को? तो गुमनामी बाबा की कहानी जो है, तो उसमें है कि मैंने रिसर्च की है, ये जो चंद्रचूड़ ने रिसर्च करी है, तो हमारी जो रिसर्च है वो सिर्फ़ अखबारें पढ़ने की नहीं है। रिपोर्टें पढ़ी, ये की, लोगों से बातचीत की, और मैं तो जर्नलिस्ट था, तो मैं गवर्नमेंट के लोगों से बात करता था। तो हमारे अलग-अलग टाइम पे गवर्नमेंट के लोगों से बातचीत हुई है। कई सोर्स हैं जो बाहर आके नहीं बोलना चाहते। पुलिस में थे, कोई इंटेलिजेंस में था, वो नहीं बोलेगा ना। मुझे किसी फॉर्मर डायरेक्टर आईबीएन ने कुछ बताया होगा तो आपको मैं बताऊँगा नहीं यहाँ पे। नहीं बताओगे? तो वो है कि बताया कि सब रूस में थे, ये बात गवर्नमेंट को मालूम है। तो ऐसे लोग, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक का नाम ले सकता हूँ कि मैंने जब मुखर्जी कमीशन के सामने कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी से मिला, जॉर्ज साहब से। तो जॉर्ज फर्नांडिस जी उस ज़माने में रक्षा मंत्री थे देश के, जॉर्ज साहब, ठीक है? जॉर्ज साहब ने मेरी किताब रिलीज़ की थी,
तो कहीं मिल जाएगी फ़ोटो आपको उसकी। पहली किताब उन्होंने रिलीज़ करी थी मेरी। बाद में उन्होंने स्टेटमेंट भी दी हमारे फ़ेवर में। तो जॉर्ज फर्नांडिस जी को जॉर्ज साहब को मैंने पूछा कि ये रशिया के बारे में सर ये नेताजी के बोलने का, "हे! तुझे पता नहीं कितना हमको हथियार मिलता है उनसे?" वो सुन के एकदम से चौंक गए कि तुझे मालूम नहीं कितना हम वेपन कितना लेते हैं रूस के साथ में। सो ही जस्ट ब्रश्ड मी ऑफ। ऑब्वियसली ही विल नॉट टॉक टू मी, आई एम नोबडी यार, आई एम जस्ट अ स्मॉल टाइम जर्नलिस्ट एंड ही वाज़ रक्षा मंत्री ऑफ द कंट्री। इतना होता है कि वो बड़े महान व्यक्ति थे और उनको पहुँचना बहुत आसान था। ये जो आजकल बाद में खबरें उनके बारे में आई है, जॉर्ज साहब वाज़ द मोस्ट ईज़ी गोइंग पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री। कोई भी आदमी उनसे जाके मिल सकता था। बहुत आराम से और बड़े प्यार से मिलते थे। उनके बिल्कुल उस आदमी में घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं। पक्का जो सोशलिस्ट होना चाहिए वो उस तरह का व्यक्ति था। जॉर्ज साहब जैसे वो महान आदमी इस देश में आपको मिलेगा नहीं और आगे आने वाले टाइम पे। तो जॉर्ज साहब से खुल के ये बात तूने कहा तुझे पता नहीं कितना हथियार मिलता वहाँ? तो ही डिडन्ट टॉक टू मी। लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन ही वाज़ नो लॉन्गर रक्षा मंत्री, देन जॉर्ज साहब टोल्ड मी कि मैंने रूस के रक्षा मंत्री से बात की थी इस केस के बारे में, सुभाष बोस के। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये मुद्दा तेरे मेरे बीच का नहीं है। ये तेरा प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल से हमारे राष्ट्रपति से बात कर। राइट। दिस इज़ अ वेरी बिग इश्यू। तो ये लाइन हमारी भी निकल के आ रही है, मैं भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि नेताजी अगर रूस में थे, तो उसका पता लगाने के लिए मुझे कोई कलकत्ता में जाके किसी प्रोफ़ेसर से बात नहीं करनी है। राइट। व्हाट विल द प्रोफ़ेसर नो? I don't want the professor to come. देश के I प्रधानमंत्री आपस में I पता लगा want सकते हैं। the Russian government to be approached by our government. और वहाँ भी बड़ा क्लियर एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि अगर मुझे किसी गवर्नमेंट से कोई टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कोई बड़ी बात करनी है, मैं छोटे-मोटे लेवल पे नहीं जाऊँगा, मैं कैसे जाएँगे? क्यों हाईएस्ट लेवल पे जाएँगे? जाऊँगा। हाँ। उनको ये मालूम चले कि आप लोग बहुत सीरियस हैं। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ रशिया को हाईएस्ट लेवल पे अप्रोच करना चाहिए। बेसिकली कोई चाहता नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस या वापस यहाँ पे आए और देश के प्रधानमंत्री बने और देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। वो आगे की बात है, लेकिन अभी तो हम लोग की कि अभी अप्रोच तो ये जॉर्ज साहब ने मुझे बोला कि उसने बोला था कि मुझे कि ये तेरे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की बात है, तेरे मेरे बीच की बात नहीं है। इस तरह का उन्होंने बात करी। तो उसके बाद में फिर ये कहानी निकली है करते अब ये हुआ कि वो अभी जो हमारे सामने जो अब आपने पूछा मोदी जी के बारे में, हम प्रेज़ेंट टाइम पे आते हैं। तो हम मोदी जी से मिले, मैं और नेताजी का परिवार, हम सब लोग वो सारे टीवी में। आप मिले? हाँ, पर्सनली हमारा मिले? पूरा टीवी में था, हमारे हाँ। पूरे जब वो स्नूपिंग की फाइलें बाहर निकली थी, उसका बवाल मचा, तो नेताजी के परिवार के लोग और हम और बाकी सब लोग मोदी से मिले। तो मोदी जी को हमने यही बोला कि आप रूस राष्ट्रपति से बात करें इस केस के बारे में। तो मोदी जी ने हमारे को बोला कि मैं पुतिन जी से मिल रहा हूँ। ये 2015 की बात है। रिसेंट बात है ये तो। हाँ, 2015 की, मैं पुतिन जी से मिल रहा हूँ दिसंबर 2015 ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, तो मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन आज तक हमको नहीं पता कि बात हुई है कि नहीं हुई है, तो हमें नहीं पता। तो नेताजी प्लेन क्रैश में तो नहीं मरे, ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। उनके रूस में होने के एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। अब एविडेंस का मतलब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सीआईए की रिपोर्ट आ रही है जो इंडिपेंडेंट है, सीआईए का तो कुछ लेना-देना इस केस में है नहीं। वो भी कह रहा है कि आदमी रूस में होने की बात हो रही है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी सरकार रूस से बात नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? अब ये ब उसका आंसर वो लोग देंगे ना, तो ये उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से वो कन्फर्मेशन नहीं आ रहा। उल्टा से ये बोले जा रहे हैं कि मर गए प्लेन क्रैश में, तो रशियन क्यों बताएँगे आपको? जब मेरा गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि मर गए प्लेन क्रैश में, तो वो रशियन थोड़ा बाकी आपको वॉलंटियर करेगा कि भैया मेरे पास है तुम्हारा आदमी। तो ये वहाँ बात नहीं हो पा रही। तो ये कहानी यहाँ पर जाकर के इन 2 एंगल पे अटक गई है, ठीक है? गुमनामी बाबा वाले केस में जो है कि हमने ये साबित कर दिया बाद में, जैसे कि जो हैंडराइटिंग की रिपोर्ट और डीएनए में घपलेबाज़ी हुई है, ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं बोलना चाहता, भारत सरकार नहीं बोलना चाहती, तो मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं सिर्फ पॉडकास्टिंग कर सकता हूँ और मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन है कि एक मुद्दा अगर ये पॉलिटिकल बन जाए, पॉलिटिकल लोग इसको उछालना शुरू करें, इस पे पॉलिटिक्स हो, एक जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी सुभाष बोस के साथ हुई है, हमारे देश में जितने बड़े-बड़े नेशनल आइकन्स हैं, उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है, बिल्कुल खड़ी या हो। कोई स्टेट गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है, या स्टेट की पार्टी खड़ी हो जाती है, या एक जात बिरादरी के लोग खड़े हो जाते हैं। तो एक पूरा पावरफुल वो बन जाता है, पीछे बहुत बड़ा पावर आता है। जैसे जैसे कि अभी हमारी संभाजी को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ। अब शिवाजी जी को लेके, संभाजी को लेके सेंटिमेंट मेरे भी हैं, आपके भी है। हमने बचपन में पढ़ा था उनके बारे में कि संभाजी को कैसे मारा गया था। आज के दिन में अब जब लोग उसको थिएटर में देख रहे हैं, उसका 2% देख रहे हैं, तो लोगों का खून खौल रहा है देख कर के। अब वहाँ लोग बहुत नाराज़ हैं महाराष्ट्र में। तो मैंने कहा शिवाजी महाराज को लेकर के और संभाजी को लेके सेंटिमेंट आपके भी थे, मेरे भी थे, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों में खास सेंटिमेंट्स, और वो उसको दिखा रहे हैं पब्लिक में। वहाँ पूरी डिमांड उठ रही है, वहाँ के अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम उसकी कब्र उखाड़ देंगे औरंगज़ेब की वहाँ पे, तो ये बातें वहाँ हो रही थी। राइट। प्रॉब्लम विद सुभाष चंद्र बोस हैज़ बीन कि नेताजी का ऐसा कोई वो नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका पीछे नहीं खड़ी, कोई उनके नाम पे कोई ऐसा कोई वोट बैंक भी नहीं है, कुछ नहीं है।
हाँ, उनके सपोर्टर आपको पूरे देश में मिल जाएँगे। श्रीनगर से लेके केरला तक आपको नेताजी के सपोर्टर मिल जाएँगे, जो घंटों-घंटों बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन कोई कंसंट्रेटेड वोट बैंक नहीं है उनके नाम पे। और कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं है। अब वो उसमें वो मिथ जो आपको मैंने बताया था कि वो बंगालियों का आता है कि बंगाली सुभाष बोस के सपोर्टर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा जीवन इस केस में लगा चुका हूँ। पूरा मैंने देख लिया यहाँ पे। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मैं बंगाली कम्युनिटी के लोगों से मिलता रहता हूँ, पूरे अमेरिका में, यहाँ बैंगलोर में, हर जगह करके। 90% को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उनको गांधी जी में, कार्ल मार्क्स में और ये अपने पंडित जी में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको। तो ये तो हम लोग कहीं से वो सपोर्ट सिस्टम नहीं ला पा रहे। मतलब वोट बैंक नहीं मिल पा रहा, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी इस केस पे जोर नहीं दे रही है और इस पे जोर नहीं दे रही है, इसलिए नहीं तो 42 एमपी पार्लियामेंट में हैं बंगाल के। अगर कल 10 एमपी वहाँ खड़े होकर के उनको हड़का दें, जैसे और चीज़ों में हड़का रहे हैं। अभी कोई मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड की मीटिंग हो तो टीएमसी के एमपी ने वहाँ जाके गिलास तोड़ दिया था जाकर के। ऐसी हरकतें अगर आप जैसे आप कर रहे हो, अडानी जी को गाली देनी हो तो बंगाली सबसे आगे। हाँ, अंबानी के पीछे पड़ना हो तो बंगाली सबसे आगे। वही जोश, वही जज़्बा अगर आप सुभाष बोस के बारे में छाती ठोक कर के बोलो कि इंडिया को आज़ाद सुभाष बोस ने कराया था, वो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि उनके दिल में तो गांधी जी बैठे हैं। यही मैं आपको लोगों को समझ बता रहा हूँ, जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। मतलब कुल मिला के वो सब कुछ गलत बताया गया है। ऐसा है कि मतलब पूरा जो सिस्टम बताया गया वो पूरा गलत है। हर चीज़ 1947 से जो हम आज़ाद हुए, किसकी वजह से आज़ाद हुए, आज गांधी जी को बस माना जा रहा है, भगवान माना जा रहा है। तो सब नैरेटिव चला जा रहा है। ये नैरेटिव की लड़ाई, ये लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है। तो मतलब गलत का मतलब नहीं, देखो बीच-बीच में लोग एडमिट करते हैं। बीच-बीच में तो बहुत से भाजपा के नेताओं ने एडमिट किया कि नेताजी ने आज़ादी थी। अजीत डोभाल ने भी एडमिट किया पब्लिकली कि सुभाष बोस की वजह से इंडिया आज़ाद हुआ है। गांधी जी का योगदान नहीं है। बहुत लोगों ने बोला। सुब्रमण्यम स्वामी जी खुल के बोलते हैं। मैं तो एक तो टीवी स्टूडियो में उनके साथ था, उनके साथ बैठा हुआ था। मेरे सामने स्वामी जी ने बात बोली और उनकी रिकॉर्डिंग भी हर जगह पे। प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर आप इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के अगर उस पे जाएँगे अभी आज के दिन में, वो ये है कि मोदी सरकार ने और मनमोहन सरकार ने हमारी वजह से, जो हम लोगों ने सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन लगा लोगों के, कुछ फाइलें निकाल ली हैं। लेकिन उसमें से इंटेलिजेंस की फाइल अभी तक बाहर नहीं आई है। एक फाइल बाहर नहीं निकली है। मतलब कुछ जो गवर्नमेंट की फाइलें निकली हैं, उस पे इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, या कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने की इंटेलिजेंस की फाइल्स हैं, वो अवेलेबल हैं 2-4। लेकिन उनके पास में काफ़ी कुछ होना, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ गुमनामी बाबा को लेकर, क्योंकि हमारा मानना वही सुभाष बोस थे कि गुमनामी बाबा को लेकर के, या नेताजी को लेकर के, फॉर एग्ज़ाम्पल सीआईए को, मतलब सीआईए को 1964 में ये इनपुट मिलता है कि सुभाष बोस जीवित में और भारत में है। हुँ, ठीक है? 1964 में। 64 में, अगर 64 में सीआईए को ये इनपुट मिल रहे हैं या वो रिपोर्टें जनरेट कर रहे हैं नेताजी के ज़िंदा होने की, आपको लगता है कि आईबी और रॉ को नहीं पता होगा पता ही होगा कि 100%। सुभाष बोस के बारे में लोगों में इतना इंटरेस्ट है? ये तो चप्पे-चप्पी की खबर रखते हैं, तो ये तो किसी को छोड़ते नहीं ये लोग, तो एक नंबर के उस्ताद हैं। तो इनकी रिपोर्टें कहाँ हैं? तो इनकी तो वो हमें दिखाई दे रहा है। तो दूसरा हमने और नोट किया कि आईबी के बड़े-बड़े अफ़सर, डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो जब कमीशन के सामने आए, जो बनी है कांग्रेस के टाइम पे, तो वो झूठ बोलते पकड़े गए। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ये तो ऐसे बहुत से रीज़न्स हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, गड़बड़ हो रही है और विदेशी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उन्हें जैसे एक सीआईए जो है, उसका एक विंग है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का आता है कि वो ओपन सोर्स में इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं। उसमें से आप होता है कि आप, अगर मैं मान लीजिए किसी देश के अखबार पढ़ता हूँ, पाकिस्तान की अगर मैं सारे पेपर पढूँ, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी इंटेलिजेंस मुझे मिल जाएगी वहाँ के राइट। बारे में। क्या आई रीड ऑल न्यूज़पेपर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ओपन सोर्स सेंटर जो होता है, वो दूसरे देशों की मीडिया को स्कैन करता है। तो सीआईए का भी एक विंग है अभी भी, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर करता है अखबारों से या मीडिया से, जो भी। तो उसकी रिपोर्ट आई थी 1985 में कि जब गुमनामी बाबा की डेथ होती, तो वो नोट करा उन्होंने कि ये आदमी मरा है और लोग कहते हैं सुभाष बोस है। तो मैं ये लेके चलूँ कि सीआईए ने भी नोट करा सुभाष बोस होने के बाद, लेकिन ये आईबी को नहीं पता बात, जिसका लखनऊ में इतना बड़ा ऑफिस खुला हुआ है। हुँ। इनको नहीं पता। अमेरिकन से खबर जा रही है, लेकिन लखनऊ में खबर आईबी के पास नहीं गई, जबकि वहाँ पे लोगों ने एलिगेशन लगाया कि गुमनामी बाबा के आस-पास में आईबी का घेरा था। तो वो आपको दिखाई, जब उसके आप केस के डिटेल में जाएँगे, आपको दिखाई देगा कि वो तो जो भी आदमी था, गवर्नमेंट को उसके बारे में मालूम था। तो ये चीज़ है। तो अभी अभी ये कि हमने यहाँ तक तो ले गए, अब ये कि इसको थोड़ा पार्लियामेंट में उछाला जाए, लोगों से बातचीत की जाए। मोदी जी बात करें, पुतिन से बात नहीं की है, क्योंकि सरकार तो अभी गुमनामी बाबा की बात करने को राज़ी नहीं हो रही। अब रशिया की बात करो, रशिया से खुद ऑटोमेटिकली कहानी आ जाएगी। हाँ, उसमें एक चीज़ आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि रशिया में एविडेंस है होने का, वो एविडेंस क्या? मैं बोला ये रिपोर्ट्स है इंटेलिजेंस की और क्रेडिबल अकाउंट्स हैं। लेकिन सरकार नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? कि सरकार उनको लीगली एडमिसिबल नहीं मानती है। अब लीगली एडमिसिबल क्या चिड़िया का नाम है? कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, उसका हम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बना-बना के पाकिस्तान को देते हैं। पाकिस्तान कहता है ये एविडेंस नहीं है, कि पाकिस्तान में कोर्ट चलता है भारत की तरह से, वही राइट। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कोर्ट है। तो
वो भी मना कर देते हैं कि हमारे पास नहीं दाऊद हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर हम उसको लीगली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। लीगली इस्टेब्लिश करने के लिए आपको दाऊद इब्राहिम का एफिडेविट चाहिए कि मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं कराची में रहता हूँ, और वो एफिडेविट देके मैं कोर्ट में सबमिट करूँ बॉम्बे में जा करके, तब एडमिट होगा कि साहब वो कराची में रहता है। तो लीगली एडमिसिबल करना बड़ा मुश्किल है हर चीज़ को। या तो रशियन गवर्नमेंट बोले या आप बोलो, आप बोल नहीं रहे हो, वो बता नहीं रहे। तो ये कहानी है। तो ये इस पे, लेकिन सारी चीज़ों का एक ही तोड़ है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस और डिस्कशन डिबेट हो जाए। और थोड़ा जैसे कि अमेरिका में हम लोग बात कर रहे थे कि अपने कैनेडी सेशंस के स्फीयर में, अगर वहाँ के पॉडकास्टर्स या वहाँ के पत्रकार खुल्लम खुल्ला अमेरिका के राष्ट्रपतियों को और वहाँ के मंत्रियों को पूछते हैं सवाल इनके बारे में, कैनेडी के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, तो जब भी यहाँ के हमारे पॉडकास्टर्स अभी कभी गृह मंत्री से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें, तो दुनिया की शांति की चिंता आप मत करो। आप उनसे सवाल पूछो, साहब आपकी गवर्नमेंट ने आप पे एलिगेशन लग रहा है कि सुभाष बोस की फाइलें आप निकाल नहीं रहे हो। अच्छा, गुमनामी बाबा कौन थे? और अगर प्रधानमंत्री कहता कि मुझे मौका मिलेगा मैं पूछ लूंगा। आप पूछिए ना कि सर गुमनामी बाबा के बारे में आपकी क्या राय है? कहेंगे जी मुझे नहीं पता। अरे आप प्रधानमंत्री हो देश के, आपको तो सुबह रोज आईबी का डायरेक्टर आके ब्रीफ करता होगा, आपको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है? चप्पे चप्पी खबर आपके पास में आती है। जिस केस को लेकर के, सुभाष बोस की केस को लेकर के, आपको पता है कितनी फाइलें सुभाष बोस के बारे में इस देश में अभी तक? हमने मोदी जी के गवर्नमेंट के पीछे पड़े तो 304 फाइलें निकाली हैं, पीएमओ की, एमएचए की, एमए की, ठीक है? उससे पहले मनमोहन सरकार ने निकाली कोई 1300 फाइलें। उससे पहले रक्षा मंत्रालय ने निकाली 990 फाइलें, अंग्रेजों के ज़माने की ज़्यादातर। इसके अलावा हमने फाइलें निकाली हैं ताइवान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से। तो जिस आदमी के बारे में भारत सरकार के पास 2-2 हज़ार फाइलें पड़ी हुई हैं, आपको लगता है कि आईबी राव को नहीं पता होगा उस आदमी के बारे में? हर चीज पता होगी, एक एक चीज जानकारी होगी इस आदमी के बारे आपके में। पड़ोस में अगर कुत्ता भौंकेगा उसकी खबर उनके पास जाती है। देश में सबसे पावरफुल आदमी कौन है अभी? अभी तो प्रधानमंत्री हैं और कौन देश में? है इनके अलावा कौन है? जो हमारे टॉप ब्रास हैं सारे के सारे, हमारे जो टॉप ब्रास, हमारे जो प्रधानमंत्री के जो प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबसे पावरफुल मंत्री होता है देश के अंदर। प्रधानमंत्री की बात है, सारा का सारा सिस्टम को देखना, आईबी उनको रिपोर्ट करता है। अच्छा, अब आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से ये चाहता हूँ कि सरकार सच को बता दे। सरकार को ये सच मालूम है, सरकार नहीं बता पा रही है। ये सरकार जो सिंपैथेटिक है, अगर कांग्रेस की पावर, गवर्नमेंट पावर में होगी तो मैं और आप बैठ के बात भी नहीं कर रहे होंगे, अब वो सरकार सिस्टम ही खत्म हो जाएगा बात करने का। मैंने वो टाइम देखा ना, मैं तो 2001 से लगा हूँ उसमें, से मुझे पता है कि कितना हमको बोलने का परमिशन था उस टाइम पे। कोई सवाल भी डर के मारे नहीं पूछेगा। आप पूछोगे आपका पॉडकास्ट बंद करा देंगे सुबह कांग्रेसी आकर के। ये नहीं, ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी ठोक के चले गए थे यहाँ पे। ये इन चक्करों में पड़ते, कोर्ट वोर्ट से डरती है बीजेपी, ये कांग्रेस वाले नहीं डरते किसी कोर्ट कचहरी से। कांग्रेस वाले नहीं डरते हैं। कहाँ डरते हैं? उन्होंने तो इमरजेंसी में उन्होंने अंदर कर दिया। इमरजेंसी में हमारे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? जब देश में इमरजेंसी ठुकी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रेड फ्लैग रेज़ किया था? नहीं किया ना। नहीं किया। लोगों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की थी कि हाँ, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा केस हुआ था, कोई फ़िल्म एक्ट्रेस थी, उसको जाके उन्होंने बहुत मारा-पीटा था जेल में। क्या किया? कोर्ट ने क्या किया? तो कोर्ट तो फ़ेल हो गया ना। कोर्ट वोर्ट तो ये तो दूसरों को आँख दिखाने के लिए है बीजेपी वालों को। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस वाले डंडे मारे काम कराएँगे। तो ये जो आजकल जो जुमले चल रहे हैं कि बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया, आप लोगों ने कांग्रेस का टाइम देखा नहीं है। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बिल्कुल है, मैं खुल्लम-खुल्ला क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ मोदी जी को, खुल्लम-खुल्ला वो क बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस के टाइम में करके दिखाओ, नहीं कर सकते थे। वो आपको बताएँगे उसके बाद में, उनके पास तरीके हैं। एक आदमी था बहुत साल पहले, उसने नेताजी पे किताब लिखी थी हुँ। और वो उसने आईएनए के खजाने पे कुछ लिख दिया, हिस्टोरियन था कोई। बाद में आईबी घर में पहुँच गई उसकी रात को। वो तो ये हरकतें करेंगे वो लोग। तो मेरी उनसे ये, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? सही। ये 80-90 साल से ये इतनी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी देश में हुई है और इससे अच्छा टाइम नहीं है कोई। लोगों में अवेयरनेस है, यंग बच्चों में अवेयरनेस है, लंबी-लंबी बातें खुल के हो रही हैं। आपकी गवर्नमेंट ने सबसे इम्पोर्टेंट फाइलें रिलीज़ कर दी हैं। राइट। तो हमारी तो सारी उम्मीद मोदी जी पर है कि मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना पास पहुँच गए अगर, अब वो है कि वो अपना टाइम लें, लेकिन है कि नहीं करने के मुझे पता है कारण है, बहुत मुश्किल है। सुभाष बोस की लेगेसी बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का प्रॉब्लम है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने इन नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने एक्सिस फोर्सेस से उन्होंने समझौता किया। एक्सिस फोर्सेस जो हैं दुनिया में बहुत बदनाम लोग हैं, जापान, इटली, जर्मनी, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले खासकर हिटलर। और तो हमें वो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को लोगों को बताना पड़ेगा ना कि हम लोग उनके पास में गए थे नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आप लोग तो हमें फ्रीडम देने को राजी नहीं हो रहे थे। तो आप, हम उस बात को नहीं मना कर रहे कि हिटलर ने इतने यहूदियों को मारा, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन आप हमको आज़ाद नहीं कर रहे। चर्चिल हमको गाली दे रहा है माँ बहन की, हमारी उन्होंने मदद करी। सुभाष बोस उस नेशनल इंटरेस्ट में गए, जैसे आज के दिन में पूरी यूरोप में वो पुतिन साहब को वॉर क्रिमिनल बताते हैं, लेकिन हमारे लिए तो पुतिन साहब अच्छे हैं, हमारे तो पूरे बिजनेस चलता है, पूरा चलता है। नॉर्थ कोरिया आपके लिए खराब होगा, हमारा तो पार्टनर है। हमारे देश के इंटरेस्ट डिपेंड करेंगे, हमारे देश को कौन फ़ायदा पहुँचाएगा? राइट, राइट। सद्दाम हुसैन अमेरिकन्स के लिए खराब आदमी, हमारे लिए खराब आदमी नहीं था वो।
हमारे को सपोर्ट किया कश्मीर में उसने, हमारे को सपोर्ट किया जब हमने एटम बम फाड़ा। हर एक देश का नेशनल इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि मेरे इंटरेस्ट में कौन सी बात है। तो हमें उसी निगाह में अब वो समय आ गया है कि हम पब्लिक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी वो व्यू दें कि भैया आपके लिए खराब होंगे या खराब होंगे, खराब काम किए हम वहाँ गाली देंगे उनको, जहाँ जहाँ खासकर होलोकॉस्ट की बात आएगी हम उनको गाली देंगे। लेकिन ये एक रियलिटी है कि भारत की जो आज़ादी आई है वो अहिंसा से नहीं आई है, वो आई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस फोर्सेस ने, खासकर जापान ने हमारी मदद करी थी। उस वजह से देश आज़ाद हुआ। अब प्रॉब्लम है कि ये जो नैरेटिव वो सेलेबल नहीं है। जो सेलेबल नैरेटिव है वो है दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। वो ज़रा प्रो ब्रिटिश है, थोड़ा-सा अंग्रेज़ की इमेज अच्छा चमका देता है। अंग्रेज़ सुन के खुश हो जाते हैं कि भई हम तो बड़े अच्छे लोग थे। इसलिए वो नैरेटिव यूरोप अमेरिका में बिकता है, और यूरोप अमेरिका वो जगह है जहाँ पे हमारी जो एलीट क्लास है, हमारी जो रूलिंग क्लास है, बड़े साहब लोग हैं हमारे, जो गवर्नमेंट के टॉप लोग हैं या किसी भी सेक्टर के और पॉलिटिशियन, सबने आके अपने बच्चों को वहीं भेजना है अमेरिका, यूरोप के अंदर। तो जो चीज़ अमेरिका, यूरोप में तो यही चलेगा। तो ये इस वजह से ये अड़चनें आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि पब्लिक में काफ़ी इंटरेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का मेरा आपको, कि लोग आपके साथ कैसे जुड़े और आपकी मदद कैसे करें? आजकल एक तो पहला तो ये पॉडकास्ट देख के लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपने मुझे बुला के समय दिया, इतना टाइम दिया अपने भी शेड्यूल से, और आपके थ्रू मैं बहुत लोगों तक दुनिया पहुँच पाऊँगा। आज वो ये चीज़ पॉसिबल है जो पहले पॉसिबल नहीं थी। क्या एक हमने वो आपने समय देखा है कि हमें कभी सपने में ख्याल नहीं था कि हम बैठ के कुछ रिकॉर्ड कर सकते सही हैं, बात। उसको हमें डाल देंगे एक प्लेटफ़ॉर्म में और वो पूरी दुनिया में लोग देख पाएँगे। हमें तो खबरें नहीं मिलती थी फ़ॉरेन की, हम मैगज़ीन पढ़ने के लिए तरसते थे कि एक न्यूज़ वीक मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगी। तो एक तो आपसे पहले विनती ये कि जो देख रहा है वीडियो को वो फ़ज़ा लाइक और शेयर करे, और आप जैसे लोग जो बुला कर के इस मुझे प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल। तो वो एक तो शेयर करें वीडियो को, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े पोर्शन को निकाल के वो जो आजकल एक ट्रेंड बन गया ना कि बाइट, हाँ, रील्स बना के डालें, तो आप थोड़ा-सा रील बना के अगर डाल देंगे अच्छा रहेगा। वो तो हम करेंगे। हाँ, रील्स वगैरह करके वो लोगों में इंटरेस्ट है ताकि डिस्कशन डिबेट हो। दूसरा ये कि ये जो पूरा केस है, इस केस का मैं पीएचडी हूँ। मैंने जो आज आपसे बातचीत की है वो 5वीं क्लास का कोर्स भी नहीं है। अभी बहुत मटेरियल इसके अंदर है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो अवेयरनेस लेवल ऊपर नहीं आएगा तब तक मैं उन बातों पे नहीं जाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब फ्यूचर में कभी हम लोग बैठ कर के बातचीत करें सिर्फ़ अ, गुमनामी बाबा के ऊपर, या सिर्फ़ इंटेलिजेंस के ऊपर, हुँ। इस पूरे केस को लेकर के क्या इंक्वायरी हुई थी, अमेरिकन्स ने क्या बोला, सीआईए को लेके मैंने बहुत बात आपको नहीं बताई है, राइट। टाइम नहीं मिला, और पूरा पूरा नैरेटिव ये। तो एक तो वो डिस्कशन, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं जितना मर्ज़ी बोल लूँ, अगर मैं 6-6 घंटे भी प्रेज़ेंटेशन ये दूँ, तब भी मैं कवर नहीं, क्योंकि ये 80-90 साल पुरानी कहानी है, महाभारत की तरह से, और इसमें मल्टीपल प्लेयर्स हैं, मल्टीपल इवेंट्स हैं। उनको समझाना, बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम आज की बात करेंगे तो लोगों को मालूम है कि अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में इलेक्शन हुआ है। मेरा काम सिर्फ़ आपको आपको कमेंट देना है उसके बारे में। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज से 40-50 साल पहले की, तो आपको कैरेक्टर्स का नाम किसी को नहीं पता। तो मुझे पहले बताना पड़ता है कि भई भोलानाथ मलिक कौन? भोलानाथ मलिक आईबी का डायरेक्टर था, 16 साल तक, आजकल 2 साल में निकाल देते हैं, ठीक है? तो जब तक आपको ये नहीं पता कि बीएन मलिक कौन है, मैं आपको बीएन मलिक की इंटरोगेशन की बात, मतलब उसकी एग्ज़ामिनेशन की बात आपको कैसे बताऊँ? तो वो सब पॉसिबल किताब के अंदर है। तो 2 किताबें हैं हमारी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उसका एक का पहली का लिंक आप यहाँ डाल दीजिए। श्योर, श्योर। पेंगुइन रैंडम हाउस ने किताब छापी है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिशर है, द बुक्स रिसेप्शन। तो ये जो मोदी सरकार ने और मनमोहन सरकार ने और थोड़ा पहले जो जो फाइलें पब्लिक करी हैं, और जो हमारे हाथ में लगा अमेरिका से, ताइवान से, जो वहाँ की फाइलें हैं और इंग्लैंड की, उसकी पूरी कमेंट्री हमने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट झूठा है कि वो प्रियंका से मरे थे, और सरकार ने कवर अप किया कि इसको मेजरली। तो ये सारा इस किताब में द बुक्स रिसेप्शन में है। तो बुक्स रिसेप्शन का आप लिंक लगा दें, लोग उसको पढ़ें, और वो पढ़ने के बाद में एक और किताब है कनंड्रम, ये आपको मिल जाएगी अमेज़न पे, और उनके रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, और वो गुमनामी बाबा की पूरी कहानी डिटेल में समझा रखी है। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो रिसेप्शन पढ़िए पहले, वो सरकारी फ़ाइलों के बेस पे सब लिखा हुआ है। दूसरा ये कि आज के ज़माने में ट्विटर, फ़ेसबुक, ये सोशल मीडिया बहुत है, मैं उसमें वो एक और आता है, मैं उस पे जाता नहीं हूँ। इंस्टाग्राम, मैं इंस्टा में नहीं हूँ, मतलब बहुत पहले गया, भूल-भाल गया, आजकल मैं डाला तो बहुत कम है, तो उसमें मैं नहीं के बराबर हूँ। लेकिन मेरे ट्विटर में, फ़ेसबुक में हूँ, तो जो देख रहे हैं प्लीज़ फ़ॉलो मी ऑन फ़ेसबुक एंड ट्विटर। इतना कुछ करने के बावजूद बहुत कम फ़ॉलोवर्स हैं, लोग ऐरे-गैरे लोगों को मतलब लोग फ़ॉलो करते हैं, मतलब अच्छे लोगों को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन ऐरे-गैरों को फ़ॉलो करते हैं। तो मैं फ़ेसबुक में हूँ, वहाँ तो ब्लू टिक लगी है, ट्विटर वाले टिक हटा दी उन्होंने आजकल, हाँ। वो पैसे मैं उनको दे नहीं रहा, तो वो दे नहीं रहे मुझे, लेकिन पहले वहाँ भी ब्लू टिक था।
तो फेसबुक, ट्विटर में मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे उसको जब कोई अच्छा लगे कमेंट तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इशू को ज़िंदा रखिए। और पहले बहुत टाइम से लोग मुझे बोलते थे और एक और काम करना है कि जो खासकर ये आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में हैं या फिर आप टीचर हैं, मेरे और मेरे दोस्त चंद्रचूड़ के बहुत टॉक्स होते हैं। तो वहाँ मेरे लिए बताना बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि मैं ऑडिटोरियम में खड़ा होता हूँ, पीछे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता हूँ। जैसे आपको तो वर्बली बता रहा हूँ कि सब अमेरिकन ने ये इंक्वायरी करी, मलिक साहब ने ये किया, वो तो वो आपको मैं दिखाऊँगा सामने, फ़ोटो दिखाऊँगा या उनके रिकॉर्ड को दिखाऊँगा, वीडियो दिखाऊँगा, थोड़ा हँसी मज़ाक करूँगा। तो ये बड़ा एंटरटेनमेंट लोगों का हो जाता है। तो मेरे काफ़ी जगह पे मेरे टॉक्स हुए हैं, आईआईटीज़ में हुए हैं, अलग-अलग शहरों में हुए, पूरे देश में, विदेश में, पूरा अमेरिका में, ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट में हुआ, हर जगह हुआ। तो एक तो लोग मुझे उसको बुलाते रहे क्योंकि वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो और लोगों से पर्सनल इंटरफेस होता है। तो मेरे लेक्चर्स करवाएँ, बुलाएँ लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, देश में, विदेश में। तो वो बुलाएँगे तो हम जाकर के हम वो करेंगे। और एक है कि मॉनेटरीली मैं लोगों से माँगता नहीं था। आजकल थोड़ा आसान हो गया और मैं उसका एक कारण भी है कि मैं मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूपीआई आईडी मेरा यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट। उसमें ये है कि मैं लोगों से बोलता हूँ कि ₹10 दो मेरे को आप लोग, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ₹10 दें। तो उसका 2 फ़ायदा, एक तो मुझे फ़ायदा पहुँचेगा कि थोड़ा बहुत मुझे मॉनेटरीली, कि मैं सारे काम-धाम छोड़ के ये कर रहा हूँ तो मेरे को सपोर्टर चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो मुझे फंड करती नहीं, ताकि हम अपने काम को जारी रखें और अपना जीवन बचा सकें। राइट। मेरे को अपने जीवन की पड़ी है। दूसरा एडवांटेज एक उसका एक ये भी है, आप समझेंगे आप तो बिज़नेस में, कि जो आदमी मुझे ₹100 भी देगा अपने उस पे यूपीआई के अंदर, वो इश्यू में इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसका एक उसमें स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो मेरा पर्पज़ आपसे पैसे लेने का, माँगने का 2 रीज़न है। एक तो ये कि आप मेरे को सपोर्ट कर, दूसरे कि एक बार आपने मुझे ₹100-50 दिए, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि अनुज धनेता जी ये क्या कर रहा है, मैं देख क्या लूँ, तो आप मुझे फ़ॉलो करते रहेंगे। तो उसमें कि मुझे इश्यू को सस्टेन करना है, इंटरेस्ट लेना है। अभी हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। हमने हाथ पैर पकड़ के हमने मोदी जी के हमने काम करवाना उनसे। तो उसमें जो हर चीज़ को मैं यहाँ नहीं बोल सकता। ज़्यादातर काम पर्दे के पीछे होता है कि जो हमारे पास, तो जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी सोशल सोसाइटी में स्टैंडिंग है, उस हिसाब से लोग मुझे सुनेंगे। हुँ। मेरे को ट्विटर में अभी लाख के आसपास लोग फॉलो करते हैं। अगर कल को मुझे 10 मिलियन लोग फॉलो करेंगे और मेरे एक ट्वीट को बहुत, तो नेता भी सोच समझ के बात करेगा मुझसे कि बॉस इसको 10 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं ट्विटर में, इसकी बात को नहीं माना तो मुश्किल है। देखिए मेरा मानना ये है कि जहाँ जो काम करने से वोट मिलता है, वो नेता काम कर देगा आपका। या जिस काम को नहीं करने से अगर वोट कटेगा, तो नेता भी डरेगा उससे। हाँ, तो उनको वोट से मतलब, उनको ऑज़ी से मतलब नहीं है 90% को। तो इस मामले को हल्का-सा पॉलिटिकली अवेयर करें, वो कहते तो आप ये से हमारा, और ये आपकी जनरेशन जो हमको सुन रही है, हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है इस केस पे काम करने वाली। आज के बाद कोई काम इसके नहीं। बाद कुछ नहीं होगा। और हमने बड़े पापड़ बेल-बूल करके इस इश्यू को इस लेवल पे लेकर आए कि जितनी अवेयरनेस आज के दिन में है, अभी तक कभी नहीं रही। अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो हमारे पास में 1-2 साल का विंडो है, अगर इसमें अगर ये हमने करवा दिया, तो करवाते नहीं तो करवा दिया, नहीं तो उसके बाद में कल को कोई अमेरिका बहादुर फाइल खोल दे तो खोल दे, हमारे देश में कुछ नहीं होने वाला। तो ये जय तो सिया राम। बस वही है। बाकी ये गुमनामी बाबा जो भगवंत जी थे, जिनके आपने कोई भगवान राम का आपने नाम लिया, वो अयोध्या नगरी में 10 साल में रहे। उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली हैं, उसमें से एक बात ये है कि उनका उस पूरे मोमेंट में उनका योगदान है। और तो ये मुद्दा वो नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। कई लोग पूछते हैं कि वो बैठे तो क्या कर रहे थे? चुप, किसने आपको बोला कि चुप बैठे हुए थे? हाँ, वो आपको नज़र नहीं आ रहा वो क्या कर रहे थे, लेकिन है कि वो आदमी बहुत, तो ये बड़ी धमाल की स्टोरी है, आप पढ़िए आपको मज़ा आएगा। और इसका लिंक सिर्फ़ सुभाष बोस और 1945 और 65 से नहीं है, इसका लिंक आज की दुनिया, इसलिए फाइल खोलनी मुश्किल हो रही है कि गुमनामी बाबा भारत में बैठे हुए हैं, उनका कॉन्टैक्ट कौन है, संघ के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। भारत में क्या होगा, 65 की लड़ाई में उन्होंने क्या किया, 62 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, आने वाले समय में क्या आने वाला है, भारत का आगे कैसे विकास होगा। उन्होंने कई अजीब-अजीब, मतलब बहुत ज़बरदस्त कहानी है। लोगों ने अगर प्यार दिया है और लिखा कि सेकंड पॉडकास्ट, तो फिर अपन गुमनामी बाबा पे करेंगे। पूरा उसमें आप कुछ और मज़े से, मुझे आप मेरी किताब पढ़ के मुझे आप उस पे ग्रिल करना, गुमनामी बाबा को। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो कमेंट करना सेकंड पॉडकास्ट। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो सो काइंड मच ऑफ यू। फॉर कमिंग इन द शो।